Then we have Dr. Jannat Sufi. She is also a student of LMDC and a position holder. And also we have Dr. Inzar Gul Yazdani. She is also student of LMDC. So these are our panelists for today's talk and Viva discussion and question answer session. Before and now I will not waste any further time and welcome our guest to start this. First of all, I would like to move towards Dr. Nurulan. Dr. Nurulan, kindly start the today's discussion. Okay. Assalamu alaikum. My name is Dr. Nuruddin. I am from Dental Philosophers. अब आज अगर ऑर्थो के वाइवा की बात करें तो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ऑर्थो का वाइवा ऐसे होता है कि वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं तो उसमें कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी बात ये है कि वो थोड़ी उसमें याद रखने वाली ज़्यादा चीज़ें हैं जैसे अप्लायंसेस के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह या ग्रोथ की थ्योरीज या इस तरह की कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ती है। इतनी कॉन्सेप्चुअल बातें थोड़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें थोड़ी कम है, याद रखने वाली कुछ ज़्यादा होती हैं औरतों में। तो हम स्टार्ट करते हैं आई गेस ग्रोथ से क्योंकि ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 3-4 चैप्टर्स आ जाते हैं। तो ग्रोथ स्टार्ट करेंगी डॉक्टर मारिया। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Dr. Maria Jawar. Today I'll be discussing growth with you people. तो ये जो ग्रोथ वाले जो चैप्टर है ये मोर और लेस जो है वो रट्टा टाइप चैप्टर है। इसमें कोई ऐसा इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सिवाय जो एक दो बातों के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ जो है वो कॉन्सेप्चुअल है। बाकी ज़्यादातर डेफिनेशन जिसके अंदर आती है ज़्यादातर ये ओस्पी रिलेटेड है। इसके अंदर कुछ ग्राफ्स ऐसे हैं, कुछ ऐसी डायग्राम्स हैं जो आपको ओस्पी में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। सबसे पहले जो मैं थोड़ा सा ओस्पी के बारे में बता देती हूँ कि जो ओस्पी होती है उसके अंदर जो वाइवा है ना उसकी वेटेज कम है ऑर्थो के अंदर, लेकिन जो ओस्पी वाला सेक्शन है ना उसकी वेटेज ज़्यादा है। तो ये सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो आती है सेफ। क्योंकि सेफ के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, मतलब हम टोटल देखें तो उसके अंदर जो 20 मार्क्स हैं वो टोटल सेफ के, बाकी ओस्पी मिला के और जो रिमूवेबल अप्लायंस आपने जो बायो वर्क करना होता है वो और खास एनालिसिस कॉलेजेस में थोड़ा सा इसमें पूछते हैं ओपीजी के ऊपर, लेकिन हर कॉलेज में नहीं पूछते, हर कॉलेज में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो अब इसके अंदर ये है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेप, क्योंकि अगर स्टेप का एनालिसिस तो आपको 45 मिनट मिलते हैं, उसके अंदर आपने बायो वर्क करना होता है और आपने आपकी तो बेसिकली जो एक्सटर्नल है उसके वो भी इसमें से क्वेश्चन है और जो इंटरनल है आपसे वो भी। तो अब ये वैसे कॉलेज वाले खुद ही डिसाइड करते हैं इस बारे में कि दे रहे हैं या नहीं। और हम आ जाते हैं पहले जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर तो सिर्फ डेफिनेशन ही करने वाली है। एंगल क्लासिफिकेशन आपको ये भी एंगल की जो क्लासिफिकेशन पहले ओपिनियन है वो कहाँ से और क्या क्या और वैसे वो नहीं वो आपने कर लेंगे अपने लास्ट ईयर पढ़े थे तो थर्ड सेकेंड ईयर पढ़े में तो इतना किसी चीज़ है वो पता चल जाती है। लेकिन जो एंगल क्लासिफिकेशन इसके ड्रॉबैक और उसके अलावा है एक लाइन ऑफ ओपिनियन है के अलावा ये डेफिनेशंस को पता नहीं होते हैं। इसके अंदर ये ओवरकट ओवरवाइट है इंटरनल करनी चाहिए ये बहुत वाला टाइप है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है वो आपसे बहुत ज़्यादा पूछने की नहीं है कैसे होता है। और हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा डिटेल अगर आप ये ज़्यादातर के बारे में पढ़ते हो सेट वाले ही पढ़ते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते इसके अंदर। तो इसकी बाकी जो है वो चैप्टर 1 में से सिर्फ डेफिनेशन ही करनी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। चैप्टर 2 जो है उसके अंदर से ग्रोथ पैटर्न्स वगैरह वो जो वो पूछते हैं। स्केमन कर्व्स जो है वो ओस्पी के अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है हर साल ही हमारे कॉलेज के अंदर जो है ना स्केमन कर्व्स तो जरूर आता है, वो जरूर पूछते हैं। ओस्पी के अंदर स्केमन कर्व्स पढ़ा होता है, उसको लिखा होता है कि इसको आप लेबल करें और उसके अलावा आपको क्या पता चल रहा है और किस एज के ऊपर जो है वो कौन सी चीज जो है वो मैच्योर हो रही है। तो ये सारी बातें वो बहुत ज्यादा
ओएसपी के अंदर एक स्टेशन जो है वो जरूर होता है, बाकी इसके अंदर ये जो मेजरमेंट अप्रोचेज हैं कि आप वो किस तरह से मेथड करेंगे, मेथड ऑफ स्टडी है कि आप स्टडी को किस तरह से, जो ग्रोथ है उसको आप किस तरह से स्टडी करेंगे, इसके सिर्फ नाम वगैरह करने हैं। वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसकी डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बेसिक बेसिक जर्नल पता होने चाहिए। इसमें से ज्यादा एमसीक्यू वगैरह आता है कि कौन सी स्टेनिंग से कौन सी आप स्टेनिंग करेंगे तो आपको क्या चीज पता चलेगी, तो आप इम्प्लांट रेडियोलॉजी करेंगे तो आपको क्या चीज पता चलेगी। वो इसमें से एज सच आपसे डिटेल नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ बेसिक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं स्टडी के, और आप उसके अंदर कौन सा, एक और बात ये पूछ लेते हैं कि कौन सी मेथड के अंदर जो है ना वो कौन सी केस स्टडी करेंगे आप। जैसे अगर हमने क्रेनियोमेट्री करनी है तो उसके अंदर जो है क्रेनियोमेट्री के अंदर जो है वो हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोमेट्री के अंदर जो है वो हम केस क्रॉस सेक्शनल है मेरे ख्याल से वो करते हैं। ये बुक से कंफर्म कर लीजिएगा, देख लीजिए बुक में लिखा हुआ सारा, सिर्फ बस इतना इस तरह की कॉमन जो जनरल बातें हैं ना वो पता करते हैं। लेकिन ये अब एक चीज आती है इससे चैप्टर 2 के अंदर, और चैप्टर 3 के अंदर भी इसकी काफी ज्यादा डिटेल है। वो है कि हमारा मैग्जिला और मैंडिबल जो है वो किस तरह से ग्रो करता है। तो स्फेलोकोडल ग्रेडियंट को फॉलो करती है हमारी बॉडी, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस चीज का जो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमारी बॉडी जो है वो स्फेलोकोडल ग्रेडियंट को फॉलो करती है, उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को, जब आगे हम अप्लायंसेस की बात करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, कि उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम देखते हैं कि जो हमारे पास पेशेंट आया है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है, उसकी ग्रोथ जो है उसका पैटर्न कितना ज्यादा हो गया हुआ है, कितनी परसेंट उसकी जो ग्रोथ है वो हो गई हुई है। तो ये आपको, ये बेसिक है। जो चैप्टर 2 के अंदर वो नेचर ऑफ स्केलेटल ग्रोथ है, इसके अंदर इन्होंने सारा बताया हुआ है कि किस तरह से मैग्जिला डेवलप कर रहा है, किस तरह से जो मैंडिबल है वो डेवलप कर रहा है। अब ये मैंडिबल की इसमें एक मेकल्स कार्टिलेज का बहुत ज्यादा वाइवा में भी पूछते हैं, और ये ओएसपी में तकरीबन आ जाती है हर साल पिक्चर, एक बैच को नहीं तो दूसरे बैच को आ ही जाती है। उसके अंदर वो ये जो पिक्चर है जिसके अंदर मेकल्स कार्टिलेज बनी हुई है और इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम देखें तो ये इस तरह से है कि वो ये पूछते हैं, एक्सटर्नल ने पूछा था कि जो मेकल्स कार्टिलेज है वो मैंडिबल का कौन सा पार्ट बनाती है। तो बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि मैकल्स कार्टिलेज जो है वो मैंडिबल को, कहीं भी मैंडिबल के अंदर उसका कोई भी पोर्शन नहीं यूज होता। मतलब मैकल्स कार्टिलेज से जो है वो सिर्फ जो है वो हमारे पास स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट बनता है, ठीक है, ईयर बोन्स, मिडल ईयर की जो बोन्स हैं 3 वो बनती हैं, ठीक है, और प्रीकॉन्ड्रियम बनती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं बनता। मतलब इसके अंदर मैकल्स कार्टिलेज जो है वो मैंडिबल नहीं बनाती, उससे अलग 3 डेरिवेटिव्स निकलते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है कि वो मैकल्स कार्टिलेज जो है सिर्फ इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है उसमें ट्रैक फॉलो करती हुई जा रही होती है, इसके अलावा उसका कोई मैंडिबल की ग्रोथ के अंदर कोई रोल नहीं है। ये जो है थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है। उसके अलावा क्रेनियल वॉल्ट किस तरह से जो है वो बनता है, उनकी साइड्स क्या होती हैं, साइड में क्या डिफरेंस होता है, और मतलब किस तरह से वो बनती है, कौन सी जो है वो मीजलकाइमल ग्रोथ है, कौन सी एंडोकॉन्ड्रियल ग्रोथ है। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपको थोड़ी थोड़ी जो है ना वो पता होनी चाहिए। तो इसके अलावा ऐसा इतनी ज्यादा कोई डिटेल नहीं पूछते, बस यही इसमें 1-2 बातें जो है वो हैं। अब थेरीज ऑफ ग्रोथ जो है ये ओएसपी के अंदर भी इनके नाम पूछ लेते हैं, और उसके अलावा वैसे वाइवा के अंदर पूछ लेते हैं कि हमारे कॉलेज में जो है ना प्रोफेसर, वो ये पूछती हैं कि ये जो है ये वाली जो थेरी है फंक्शनल मैट्रिक्स थेरी, इसके अंदर 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक वो हाइड्रोस्फेली की दी हुई है और दूसरी आई की दी हुई है, कि जो है वो आई के जितनी ज्यादा पेशेंट की मूवमेंट होती है या जितना ज्यादा जो है वो पेशेंट को स्पेस, उसको पेशेंट कह रही जो उसका ऑर्गन होता है उसको स्पेस मिलती है, वो उसके अकॉर्डिंगली ग्रो कर जाती है। तो हमारे बीइंग डेंटिस्ट हमारे लिए इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, तो हमारे लिए इसमें यह है कि हमें कैसे पता, हमारे लिए ये थेरी किस तरह काम करती है कि जो हमारा पेशेंट अगर हमारे पास आता है बच्चा, उसको बचपन में अगर कोई ट्रॉमा हो गया तो उसका टीएमजे को स्पेस नहीं मिलती, क्योंकि वहां पे ब्लीडिंग होके जो है वो इंट्रा जो कैप्सूलर है वहां पे हेमरेज हो जाता है, तो उसकी वजह से वो जो ब्लीडिंग है वहां पे तब जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है, जिसकी वजह से टीएमजे की ग्रोथ नहीं होती। तो ये वो क्वेश्चन बहुत जरूर पूछती थी कि हमारे लिए बीइंग डेंटिस्ट जो है हमारी फील्ड में जो है ये फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी जो है वो कैसे मतलब हमें पता चलता है कि ये फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी हमारे लिए कहाँ पे स्टैंड कर रही है। तो ये टीएमजे की ग्रोथ के अंदर इसका काफी ज्यादा वो है कि अगर देखें ना, अगर पेशेंट अगर आ गया उसको बचपन में टीएमजे का कोई ट्रॉमा हुआ था तो उसकी जो फेशियल एसिमेट्री हो जाती है या फिर उसकी रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग हो जाती है, उसके जो है वो कार्टिलेज जो होती है उसकी फर्दर डेवलपमेंट नहीं होती। तो ये हमें प्रॉफ में भी क्वेश्चन आया था कि अगर आपके पास एक पेशेंट आया, उसको बच्चा था वो गिर गया तो उसकी
कार्टिलेज जो है उसको इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो उसके अलावा बाकी ये जो चैप्टर 2 है इसमें कंडीशनिंग वगैरह ये जनरली नहीं पूछा जाता और इतना ज्यादा ना कभी क्वेश्चन पेपर में भी नहीं आया कभी, तो ये छोड़ देने वाली चीजें हैं। चैप्टर 3 के अंदर जो है ना, चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इसके अंदर बेसिक जो है ना उन्होंने सारे बताए हुए कि जो अब एक दफा बनना स्टार्ट हो गया हमारे बॉडी में एक ऑर्गन, तो वो आगे डेवलप कैसे होगा, अर्ली स्टेजेस क्या होती हैं, किस तरह से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो ये बाकी सारा इतना ज्यादा नहीं पूछते इसके अंदर से, लेकिन ये प्राइमेट स्पेसीज क्या होती हैं ये पूछते हैं। प्राइमेट स्पेसीज का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके अलावा जो इरप्शन है ना, इरप्शन, टूथ इरप्शन, उनकी डेट्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी डेट के ऊपर कौन सा टूथ जो है वो इरप्ट हो रहा है, प्राइमरी कब हो रहे हैं और परमानेंट कब हो रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डेंटल एजेस तो वैसे ही यूक्यू भी थी, लेकिन ये कि वो पूछते हैं एक्सरे दिखा के जो है वो काफी कॉलेजेस के अंदर ऐसे होता है, मैंने सुना भी है और ऑब्जर्व भी किया है कि जो है ना उन्होंने ओपीजी उसको रखा होता है और वो पूछते हैं कि उसको मिक्स डेंटिशन का ओपीजी होता है और वो पूछते हैं कि इसके अंदर जो है आप पेशेंट का ओपीजी देख के आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट की कौन सी एज है। तो इसके अंदर ये जब आपने स्टेजेस पढ़ी होंगी तो आपको ये पता हो जाता है कि पेशेंट की डेंटल एज कौन सी है। तो उसके अलावा जो है जो स्पेस रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं कि अगर पेशेंट जो है वो पहले कौन सा दांत आया है, बाद में कौन सा दांत आएगा, और जो इंसाइजर लायबिलिटी है, ये सारी डेफिनेशंस जो है ना मोरल लेस, ये जितनी डेफिनेशन है वो तो आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, बिल्कुल रटे वाली बात है, उसमें कोई भी वो ऐसे आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछेंगे क्योंकि वो है ही रटा। डायस्टीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। किनाइन के किनाइन स्पेस और जो मोलर स्पेस है वो एरप्ट होती है, उसके अंदर वो लीवे स्पेस होती है, वो किस तरह से पता चलती है आपको, और जो फ्लश टर्मिनल है इसके बारे में छोटी 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 बातें बस आपको पता होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा डिटेल इसमें से नहीं पूछते। अब जो चैप्टर 4 है उसके अंदर लेटेस्ट स्टेजेस के अंदर उन्होंने ये बताया हुआ कि जब जब एडोलेसेंस स्टार्ट होता है तो तब हमारे पास मैंडिबुलर और मैक्सिलरी जो ग्रोथ है ना वो एनहेंस हो जाती है। तो उसके अंदर ये स्केमन्स कर्व यहाँ पे भी बताया हुआ है, और ये वाला स्केमन्स कर्व भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पीछे वाला था। इसके अंदर वो पूछते हैं कि मैक्सिला पहले बनेगा या मैंडिबल पहले बनेगा, क्योंकि ये वाला जो हमारा स्केमन्स कर्व है ये हमारी स्फेलोकोडल ग्रेडियंट को ही फॉलो करता है। इसके अंदर ये बताया गया कि पहले जो है वो हमारा जो है वो मैक्सिलरी हमारी ग्रोथ होती है, उसके बाद मैंडिबुलर ग्रोथ होती है। ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जहन में ये चीज हमेशा होनी चाहिए कि हमेशा पहले मैक्सिला की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। किस एज पे हम आगे इंशाल्लाह मैं आपको जब हम अप्लायंसेस पढ़ेंगे तो उसमें ये इसके, क्योंकि हमने पेशेंट को अप्लायंस फिर उसके अकॉर्डिंगली देनी होती है, पेशेंट की एज के अकॉर्डिंगली। उसके अलावा मैंडिबुलर ग्रोथ, अब आपने ये बताना है कि मेच्योरिटी कैसे होती है, मैंडिबल किस तरह से मेच्योर होता है, वो सारा कुछ। उसके बाकी जो है मैग्जिला का भी इसके अंदर बताया हुआ है। इसके अंदर एक दो चीजें बताई हुई हैं, एक लॉन्ग फेस और एक शॉर्ट फेस। तो जो लॉन्ग और शॉर्ट फेस है ना वो तकरीबन ओस्मी में आता ही आता है। वो पूछते हैं, वाइवा में भी पूछते हैं, सिनेरियो दे के पूछते हैं कि आपके पास पेशेंट आया है तो वो लॉन्ग फेस है तो उसका वो इसको थोड़ा सा वो सेफ के साथ रिलेट करके पूछ लेते हैं। तो जब सेफ आगे डिस्कस करते हैं तो उसमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके अंदर ये है कि वो अगर लॉन्ग फेस होगा तो उसके अंदर उसकी जो पैलेटल प्लेन है वो रोटेट हो जाएगा, जो मैंडिबल है उसकी बैकवर्ड रोटेशन हुई होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो सेफ के अकॉर्डिंग वो पूछते हैं लॉन्ग और शॉर्ट फेस के अंदर से। और उसके अलावा जो बाकी ये फेशियल ग्रोथ वगैरह ये नहीं इतना ज्यादा पूछा जाता, सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस भी इतनी ज्यादा सेफ के अकॉर्डिंग है वो इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ में से इतना ज्यादा नहीं पूछते। अच्छा, वो ये जरूर पूछते हैं कि अगर आपके पास तो एक पेशेंट आया है, ये कॉमन सिनेरियो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपके पास एक पेशेंट आया है, वो जब अपनी मतलब अभी ग्रोइंग एज में था, 10-12 साल का था, तो उसके दांत बिल्कुल अलाइन थे। लेकिन जैसे ही वो जो है वो 17-18 का हुआ है, 16-17-18 में पहुंचा, तो उसकी इंटीरियर जो है उनमें क्राउडिंग स्टार्ट हो गई है। तो पहले ठीक थे, बाद में क्राउडिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये क्यों हो गया? तो 17-18-19 मतलब इस तरह की लेटर एज के अंदर, लेटर टीन एज के अंदर इस तरह क्यों होता है कि पेशेंट की क्राउडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो इसके जो है वो बुक में लिखा हुआ है कि क्राउडिंग इसलिए स्टार्ट होती है। इसके चार बेसिकली 3-4 रीजन है कि एक तो नॉर्मल ट्रियन नहीं होती, थर्ड मोलर जो है वो पीछे से प्रेशर लगाता है, जैसे वो निकलना वो एरप्ट होते हैं तो उनके अंदर से ये होता है कि वो उनको स्पेस नहीं मिल रही होती प्रॉपर, तो वो पूरी डेंटिशन को आगे को पुश कर देते हैं जिसकी वजह से क्राउडिंग हो जाती है। तो उस वजह से जो है ना वो पेशेंट अक्सर इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि पहले हमारे दांत बिल्कुल सीधे थे, बाद में पता नहीं क्यों जो है वो टेढ़े होना शुरू हो गए हैं। तो उस केस के अंदर ये है कि हम पेशेंट के थर्ड मोलर एक्सट्रैक्ट करवा देते हैं। तो अब ये है कि और तीसरी बात ये है कि क्यों होता है इस तरह से, क्योंकि जो मैंडिबल है वो बाद में ग्रो करता है। मैंडिबल की जो ग्रोथ है वो चलती रहती है, वो सीवीएम स्टेज 3 तक चलती रहती है। वो सीवीएम आगे हम देखते हैं तो उसमें पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो अब उसके अलावा चैप्टर 4 में इतना कुछ है। जो चैप्टर 5 है उसके अंदर जो है वो बेसिकली ये मोरलेस एम्ब्रियोलॉजिकल चैप्टर सारे के बारे में
ये ओस्मी में ज़रूर रखी होती है। ख़ास तौर पे ये जो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो गया, इसकी ज़रूर रखी होती है कि आप इसको लेबल कर दें, क्योंकि इसकी लेबलिंग दी हुई है। ये ओस्मी में बहुत ज़्यादा उन्होंने ये पिक्चर जो है इसको रखा होता है। बाकी इसके जो है वो ये पूछते हैं कि जो हमारे लिए ये सिंड्रोम जो है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है, हम इनको किस तरह से पेशेंट जो है उनको वो देखेंगे कि पेशेंट की जो ग्रोथ है वो किस तरह से हो रही है, हमें उसको मैनेज करना होता है। फिर उन सिंड्रोम का अगर कोई पेशेंट हमारे सिंड्रोमिक पेशेंट हमारे पास आ गया है, तो उसको हम ये देखेंगे कि हमने पेशेंट को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कि उसको कौन सा सिंड्रोम है, उसकी मैंडिबल की ग्रोथ जो है वो इफेक्ट हो रही है या मैक्सिला की ग्रोथ इफेक्ट हो रही है। फिर हम उसको एक्सपेंडर्स देते हैं, ये जो भी हमने रिमूवेबल या फंक्शनल अप्लायंसेस जो भी हमने देनी होती है पेशेंट को, तो अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करते हैं। जैसे अगर कोई क्लेफ्ट का पेशेंट आ जाता है, तो उसको फिर हम जो है वो स्टार्ट में अगर आ जाता है पेशेंट बिल्कुल न्यू बोर्न है, वो क्लेफ्ट के साथ है, तो उसके हम नेजल एल्वियोलो मोल्डिंग करते हैं वगैरह वगैरह, और उसको बाकी फिर प्लेट्स देते हैं ताकि उसकी नेजल रिगर्जिटेशन ना हो। तो ये चैप्टर इस तरह से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वो बस यही पूछते हैं कि अगर आपके पास सिंड्रोमिक पेशेंट आ गया तो उसको आप किस तरह से डील करेंगे। तो उसके अलावा ये जो ये पूछते हैं एनोडोंचिया क्या होता है, ओलिगोडोंचिया, हाइपोडोंचिया, इसकी जनरल जनरल डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा कोई इतना कोई ऐसा सच नहीं है। अब जो है ना इसके अंदर इसके अंदर एक और चीज है एकोंड्रोप्लेजिया, उसकी पिक्चर भी दी हुई है, वो भी ओस्पी के अंदर अक्सर रखी होती है कि इसको डायग्नोस करें कि ये क्या है। और उसके अलावा बाकी जो इसके अंदर कोई ऐसे इतना ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा वो नहीं पूछते। लेकिन इसके अंदर एक चीज है इस चैप्टर के अंदर जो कि ओपन बाइट और डीप बाइट के थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है बिल्कुल। और उसके अलावा हैबिट्स के बारे में बताया, तो हैबिट्स का तो वो जरूर पूछते हैं। वाइवा के अंदर हैबिट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो जरूर पूछेंगे कि पेशेंट अगर आपके पास आ गया है, वो थंब सकिंग कर रहा है, या फिर अगर जो है वो पेशेंट जो है वो फीडर बोतल बहुत ज्यादा यूज करता है बचपन से ही बहुत ज्यादा, या उसको कोई और जो है वो माउथ ब्रीदर है पेशेंट, तो उसको कौन कौन से जो है वो हमारे पास पेशेंट के अकॉर्डिंगली मतलब कौन से सिम्टम्स आएंगे, उसको डायस्टीमा हो जाएगा, उसकी प्रोट्यूजन हो जाएगी, तो ये किस तरह से आएगा और इसको हमने किस तरह से सोल्व करना है। तो ये चीजें जो हैं ये अभी ये सारे जो पहले कम से कम 6 चैप्टर है ना, उसके अंदर इन्होंने सिर्फ बेसिक्स बताई हुई है। अगर ये 6 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, आप अच्छे तरीके से, अगर आप मतलब अब अगर आपका भी थ्योरी होनी है, अभी अब करंट फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो ये है कि आपके लिए ये पहले 6 चैप्टर जो है वो आपकी बेसिक्स बनाने के लिए, इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक होंगे तो आपको आगे जब ट्रीटमेंट प्लानिंग जब आप देखेंगे, जब आप ट्रीटमेंट प्लानिंग आपको करने लगेंगे, तो आपको पता होगा कि शॉर्ट फेस के साथ पेशेंट आया है, तो उसका जो पैलेटल प्लेन है वो किस तरह से रोटेटेड होगा, और मैंडिबल किस तरह से उसका जो है वो बैकवर्ड और इंटीरियर होगा या पोस्टीरियर होगा। तो फिर आपको एक तो सेल्फ डायग्नोसिस में बहुत आपके लिए आसानी होगी, दूसरा आपको पेशेंट मैनेजमेंट में बहुत आसानी होगी। तो इसको वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ये चैप्टर्स जो हैं, इनमें सिर्फ डेफिनेशंस और एक दो ग्रोथ के बारे में इतनी चीजें पूछते हैं, मैंडिबल और मैक्सिला की ग्रोथ मेनली। लेकिन जो ये चीजें हैं ये आपको जो आपका ट्रीटमेंट प्लान बनाने में जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये थंग थ्रस्टिंग दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट अगर आपके पास जो है वो टंग थ्रस्टिंग के साथ आता है, तो उसकी प्रोट्रूजन किस तरह से होती है, फिर आप उसको मैनेज किस तरह से करेंगे, ये चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर 5 के अंदर बस जो है ना वो इतना ही है। तो अब उसके बाद रुक जाओ डॉक्टर मारिया, रुक जाएं प्लीज। पहले हम ग्रोथ का थोड़ा सा और डिस्कस कर लें, फिर आगे चलें। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो ऐड करनी थी वो ये कि सबसे पहले कोई भी आपसे पूछ सकता है डिफाइन ऑर्थोडोंटिक्स, आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। मतलब ये कोई भी पूछ सकता है और आप ये नहीं कह सकते कि नहीं आती, ये बेसिक चीज़ है। दूसरी बात ये कि ऑर्थोडोंटिक्स की कुछ टाइप्स हैं, एक करेक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स है, एक प्रिवेंटिव है, एक इंटरसेप्टिव है। इन तीनों की डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स आनी चाहिए क्योंकि ये भी बेसिक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, इन दोनों की डेफिनेशंस, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो वाइवा में पूछे जाते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है। उसके बाद जितनी भी एजेस दी हुई है ना ये ग्रोथ वाले चैप्टर में, वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन निकल आता है। और बाकी इसमें से मेथड्स ऑफ स्टडिंग फिजिकल ग्रोथ, उनके सिर्फ नाम कर लें, उसमें एक दो इम्पॉर्टेंट हैं, एंथ्रोपोमेट्री और क्रेनियोमेट्री, ये दोनों ज़रा इंपॉर्टेंट है जिसमें से पूछ लेते हैं कभी कभी। उसके बाद अगर ग्रोथ की ही बात करो तो इंट्रा कार्टिलेजिनस और इंट्रा मेम्ब्रेनस ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, और कौन सी ग्रोथ कौन से जॉ में कौन सी ग्रोथ हो रही है, ये भी आपको बताना चाहिए। उसके बाद इसके अलावा इसमें क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हैं, वो पता होनी चाहिए। और ये स्टेनिंग वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक जेनेटिक
इन्फ्लुएंसेस ऑन ग्रोथ वाला टॉपिक है, उसमें सिर्फ आपको जीन्स के नाम आने चाहिए कि अच्छा ये वाले जीन्स इस पार्ट की ग्रोथ में इन्वॉल्व है, ठीक है, उसमें सिर्फ जीन्स के नाम आने चाहिए। उसके अलावा इंटरस्टिशियल ग्रोथ क्या होता है और कहाँ पे होती है ये भी बताना चाहिए। और इस चैप्टर में जितनी भी बेसिक डेफिनेशन है वो सारी बतानी चाहिए। सरफेस एपोजिशन, एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, रीमॉडलिंग, मॉडलिंग, रीमॉडलिंग और मॉडलिंग में क्या फ़र्क है। और इसके अलावा कॉर्टिकल ड्रिफ्ट है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की एक प्राइमरी डिस्प्लेसमेंट होती है, एक सेकेंडरी डिस्प्लेसमेंट होती है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उसके अलावा इसमें एक वो है एक तो वो है ग्रोथ साइट और ग्रोथ सेंटर का डिफरेंस, और इनकी ग्रोथ साइट्स कौन सी हैं, ग्रोथ सेंटर्स कौन से हैं, मैक्सिला और मैंडिबल में क्या कौन से ग्रोथ साइट्स हैं, कौन से ग्रोथ सेंटर्स हैं। इसके लिए एक निमोनिक भी है, ट्रिपल सी, मतलब जो ग्रोथ सेंटर है वो उसमें सारे कार्टिलेजेस आते हैं एक्सेप्ट कॉन्डाइलर कार्टिलेज, तो इस तरह भी याद रखा जा सकता है। उसके अलावा जितने भी क्रेनियल वॉल की ग्रोथ है या फिर क्रेनियल बेस की है, मैक्सिला मैंडिबल, उन सब का जो ग्रोथ का एक वो लिखा हुआ है ना, उन्होंने ग्रोथ के फेजेस टाइप एक प्रोसीजर टाइप लिखा हुआ है, वो आना चाहिए। और उसमें एज भी लिखी हुई है कि कौन किस एज में जाके मैक्सिला स्टॉप कर जाएगा ग्रो करना और किस एज में मैंडिबल स्टॉप करेगा ग्रो करना। उसके और कौन से टाइप की ग्रोथ कौन से जॉ में हो रही है, इंट्रामेम्ब्रेनस है या इंट्राकार्टिलेजिनस है या कौन सी। और जैसे डॉक्टर मारिया ने भी बताया मैकल्स कार्टिलेज का पूछते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ फेट ऑफ मैकल्स कार्टिलेज, लाइक मैकल्स कार्टिलेज जो है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है। और दूसरा वो ये पूछते हैं कि उसका मैंडिबल की ग्रोथ में कोई रोल है या नहीं, तो उसका आंसर ये है कि उसका मैंडिबल की ग्रोथ में कोई रोल नहीं है, बस एक वो स्कैफोल्ड प्रोवाइड करता है जिसके अराउंड जो है वो मैंडिबल ग्रो करेगा, ठीक है, उसका ग्रोथ में और कोई रोल नहीं है। उसके अलावा इसमें जो थ्योरीज ऑफ ग्रोथ है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो कोई भी पूछ सकता है। और उसमें से सबसे लाइक बेस्ट नहीं कहेंगे, सबसे ज़्यादा फॉलो कौन सी होती है, तो वो आई गेस फंक्शनल थ्योरी है। उसके बाद इसमें फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी। उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू में आपको ग्रोथ, नोज की ग्रोथ जो है ना उसका 10 ईयर्स तक नेजल बोन ग्रो करती है, इतना पता होना चाहिए। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ होती है, ये एक पॉइंट है याद रखने वाला। और लिप की जो ग्रोथ दी हुई है ना उसमें एक बात ये है कि लिप थिकनेस डिक्रीजेज विद एज, और उसकी लिप थिकनेस डिक्रीज करती है। लिप कॉम्पिटेंट भी विद एज होते हैं, लाइक लिप इनकॉम्पिटेंस होते हैं अर्ली एज में, आहिस्ता आहिस्ता कॉम्पिटेंट होते हैं, एक ये पॉइंट है। उसके अलावा इसमें एजेस सबकी पता होना चाहिए, मैक्सिला कब ग्रो करना बंद होता है, मैंडिबल कब होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोटेशन ऑफ जॉज भी आना चाहिए दोनों मैक्सिला और मैंडिबल का, ये नहीं कि एक एक चीज़ को रट्टा मारने लग जाओ, ये रोटेशन वाली तो एक स्टोरी है, आप उसको एक स्टोरी समझ के पढ़ेंगे तो फिर ही अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा और याद भी हो जाएगी। उसके अलावा इसमें एक शॉर्ट फेस और लॉन्ग फेस के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं ना उनका थोड़ा सा डिफरेंस, कि अच्छा शॉर्ट में ये हो सकता है और लॉन्ग में ये, एक तो क्लिनिकल फीचर्स का उनका डिफरेंस पता होना चाहिए, दूसरा उनका सेफ पे क्या डिफरेंस है दोनों का वो भी बताना चाहिए। और इसके अलावा पाथवे ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टीथ, ये बहुत इजी है। और एक वही वाला क्वेश्चन कि क्राउडिंग लेटर एजेस में क्यों स्टार्ट होती है वो बुक में लिखा हुआ है, जैसे पहले डॉक्टर मारिया ने बताया। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये है कि वो पूछते हैं टिपिंग और टॉर्क में क्या डिफरेंस है, ये भी एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये है कि एवरेज टूथ मेजरमेंट्स, अच्छा कि वो जो मिक्स डेंटेशन फेजेस हैं, पहले तो आपको सारे फेजेस पता होना चाहिए कि कौन सी एज में डिसिडुअस डेंटेशन है, 0 to 3, 3 to 6 ईयर तक डिसिडुअस रहती है, 6 to 12 तक मिक्स्ड रहती है और 12 के बाद परमानेंट डेंटेशन स्टार्ट होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि जो टूथ मैस होता है वो जो मिक्स डेंटेशन होती है उसमें ज़्यादा होता है, और वो क्यों होता है उसकी वजह बतानी चाहिए। वो ये इसलिए है कि मिक्स डेंटेशन में एक तो मोलर्स भी होते हैं और जो है वो प्री मोलर्स की जगह प्राइमरी मोलर्स होते हैं, उनका साइज़ प्री मोलर से बड़ा होता है, और उसमें परमानेंट इंसाइजर्स होते हैं जिनका साइज़ प्राइमरी इंसाइजर से बड़ा होता है, इसलिए जो टूथ मैस होता है वो सबसे ज़्यादा मिक्स डेंटेशन में होता है। ये भी एक पूछते हैं क्वेश्चन। उसके अलावा लीवर स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिला और मैंडिबल की लीवर स्पेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो पूछ सकते हैं कि डिफरेंस क्यों आ रहा है इसमें। उसके अलावा एक ई स्पेस है वो भी पूछते हैं। और
फ्लश टर्मिनल प्लेन्स पूछ सकते हैं कि वो कौन सी क्लास में लाइक कौन सा फ्लश टर्मिनल प्लेन कौन सी क्लास में परमानेंट इंक्लूशन में जाके कन्वर्ट होगा। और इंसाइजर्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और इंसाइजर्स लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो भी पूछते हैं, और उसे ओवरकम कैसे करना है इंसाइजर लायबिलिटी को वो भी पूछते हैं। एक गैबल इफेक्ट दिया हुआ है वो भी पूछते हैं। अर्ली डकलिंग स्टेज पूछते हैं इसमें से। और बस। और इसमें एक और चीज़ ये कि एंगल्स क्लासिफिकेशन जो है वो बुक में शायद नहीं दी हुई, तो वो गूगल से ज़रूर पढ़ लेनी है। एंगल्स क्लासिफिकेशन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो वो आना चाहिए। इसके अलावा एंगल्स क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी, और एंगल्स क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है, तो वो एक तो मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर और लाइन ऑफ ऑक्लूजन पे उसका है सारा। तो वो फिर ये पूछ सकते हैं कि लाइन ऑफ ऑक्लूजन क्या है, तो उसका थोड़ा सा पता होना चाहिए। बस। डॉक्टर जन्नत प्लीज़ आप कुछ ऐड करें। Assalamu alaikum everybody. अच्छा, while we are talking about growth, तो दो बहुत important questions और I think जिसको including me हम लोग बिल्कुल neglect कर देते हैं, considering कि ये बहुत basic है, या sometimes हम पढ़ना भी उसको ज़रूरी नहीं समझते because हमें समझ नहीं आ रहा होता। तो these are Viva questions basically. One about growth is क्या है और उसकी features क्या है. This was a question that was asked repeatedly, ठीक है? तो just because it's growth pattern की definition would not be sufficient, ठीक है? Definition obviously paramount आनी चाहिए, हर तरह की definition, हर चीज की definition, even growth की definition, development की definition, you should know, ठीक है? All of that, because ये बहुत basic questions हैं, बहुत बुरा impression डालते हैं if you don't know them. And secondly, it's rather an unusual question, लेकिन पूछा गया था, so that I think I should share, which is juvenile occlusal equilibrium and adult occlusal equilibrium. ये होता क्या है और इसका difference क्या है? ठीक है? That is something that I neglected myself, ठीक है? So I was not able to answer. सही है? तो basically क्या है? Simple सी चीज, उसमें आपको simple terms में बता देती हूँ, because obviously you have to study it yourself. वो ये क्या है कि जैसे जैसे आपकी body grow करती है, the teeth catch up. सही है? They don't remain the small teeth जो कि बच्चों में होते हैं, ठीक है? So that's basically juvenile occlusal equilibrium. उसके बाद adult occlusal equilibrium में क्या है कि for instance अगर आपकी कोई दांत, अगर आपका lower molar जो है, if you have lost it due to some cause, तो जो upper molar है, ठीक है, वो it will start like coming down, ठीक है? उसको equilibrium में लाने के लिए, ठीक है? So this is one question I think जो आपको growth में आना चाहिए. बाकी I think Dr. Maria and Noor has covered most of it. So yeah. I think इससे आगे proceed. If I'm supposed to proceed, then I'll proceed with the questions. Other than that, अच्छा, I have the Viva questions with me जो हमारे कॉलेज में पूछे जाते हैं. So if डॉक्टर अस्मा, ठीक है, जो कि HOD हैं यहाँ पे ऑर्थो की, अगर वो किसी कॉलेज में जाती हैं तो I think they'll definitely help. हमारे पास जो I think 10 questions हैं. तो first of all I think वही ग्रोथ से स्टार्ट करें. ग्रोथ पे आपको दोनों बता दिए. सेकंड जो है मेथड्स टू डिटरमिन द स्केलेटल एज और CVM की स्टेजेस, ठीक है? ये एज इट इज बुक के अंदर जो है ये यहाँ पे आपके पास टॉपिक्स हैं, ठीक है? डू स्टडी देम, डू गो थ्रू देम एंड यू शुड नो. CVM हम जब हम सेफ कर रहे होते हैं उसके बाद CVM करते हैं इन द क्लिनिक, डेमोज में और हर चीज में, तो पता होना चाहिए, ठीक है? CVM की स्टेजेस पूछते हैं आपसे. दे विल टेल यू कि ये बोन आपको नजर आ रही है, ठीक है, ऐसे और ऐसे है, एंड देन यू आर सपोज्ड टू टेल द स्टेज कि कौन सी CVM स्टेज हो सकती है, ठीक है? उसके बाद दिस बायोनेटर, ठीक है, जो आपकी फंक्शनल अप्लायंसेस हैं, आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ऑस्पी के लिए और उसके अलावा आपके वाइवा के लिए भी, ठीक है? टेबल वाइवा में भी अक्सर अप्लायंसेस पड़े होते हैं और ऑस्पी में तो ऑब्वियसली है ही है. सो यू शुड नो द कंपोनेंट्स, हर कंपोनेंट का फंक्शन. उसके अलावा एक और चीज, व्हाइल यू आर एट इट, जब आप वायर वर्क पे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी स्प्रिंग अगर किसी अप्लायंस में यूज हो रहा है तो उसकी एक्टिवेशन कैसे है, कितने हमने उसको मूव करना होता है, ओपन करना है या क्लोज करना है, ठीक है? यू शुड नो ऑल ऑफ दैट. ये पेट क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे. सो डू रिवाइज देम, ठीक है? कितना फ्रीक्वेंटली आप उसको एक्टिवेट करते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है? तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन नॉट इग्नोर एट ऑल, ठीक है? पते होने चाहिए हर अप्लायंस के. उसके बाद है एंटीरियर ओपन बाइट इन क्लिनिकल और उसके सेफ फीचर. अब इंटीरियर ओपन बाइट्स हैं और जितनी भी बाकी अनोमलीज हैं, ठीक है, क्लोज बाइट है, आपकी जो है क्रॉस बाइट है, आपकी डीप बाइट है, जितनी भी हैं, ठीक है, सबके आपको पता होना चाहिए क्लिनिकल फीचर्स,
क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं, कौन सी अप्लायंसेस उनको करेक्ट करेंगी, ठीक है। यू शुड नो देम ऑल, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी, या फिर कोई रिमूवेबल अप्लायंस होगी या फिर कोई फंक्शनल अप्लायंस होगी, तो चीजों को रिलेट करें एंड देन लर्न देम, ठीक है, ताकि उस वक्त आपको सोचना नहीं पड़े, और फीचर्स हर चीज के अच्छी तरह से पता होने चाहिए। देन you have pre-adjusted edge-wise appliances, उनके bends और उनमें compensation, ठीक है। This is, I think, बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है थ्योरी का भी, ठीक है, ऑल अराउंड द ईयर भी पूछा गया, वाइवास में भी पूछा गया, सो दिस इज समथिंग यू शुड नो बहुत अच्छे तरीके से, कि उनकी कॉम्पनसेशन स्पेशली आपको पता होना चाहिए, एंड उसके बाद उनकी एग्जांपल्स, ठीक है। अगर आप एग्जांपल साथ दे देते हैं तो यू आर गोइंग टू गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर, कि मतलब ऑब्वियसली यू हैव स्टडीड इन डिटेल। फिर आता है स्केलेटल क्लास सी और उसके ट्रीटमेंट, ठीक है। इस पे हमेशा ये होता है कि जितनी भी आपकी क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, बी इट डेंटल और स्केलेटल, आपको इनके फीचर्स इस तरह से याद होने चाहिए कि इन केस वो आपको सिनेरियो दें, ठीक है, सेफ की वैल्यूज के साथ, और हमेशा सेफ की वैल्यूज के साथ आपको सिनेरियो आएगा, तो आपको वैल्यूज इतनी अच्छी तरह से बेसिकली रटी होनी चाहिए कि आपको दो तीन मिनट, आपको मिनट भी नहीं लगे और आपके माइंड में बन जाए कि अच्छा यार एटलीस्ट प्रॉब्लम ये है, ठीक है। आप नहीं ट्रीटमेंट बता सकते प्रॉपर, बट यू शुड रीच द डायग्नोसिस, ठीक है, एज प्रॉम्प्टली एज यू कैन, ठीक है, व्हिच इज ओनली पॉसिबल अगर आपने सेफ की वैल्यूज रखी होंगी, ठीक है। एंड देन वी हैव द Ackermann प्रॉफिट डायग्राम। आई थिंक दिस इज अगेन बहुत रटा वाली चीज है, ठीक है, लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा है। तो आई रिमेम्बर दिस वाज माय क्वेश्चन, और एज इट इज पूरी डायग्राम कि पहले क्या है, ठीक है, एंड एज यू मूव इन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू से इनवर्ड जाते हैं, सैजिटल, वर्टिकल, ठीक है, तो उसके एंड डेंटल एनालिसिस, सो यू शुड नो एवरीथिंग, और कौन सी चीज किसको किस तरह रिलेट कर रही होती है, ठीक। फिर हमारे पास आ जाता है जन्नत, और इसमें हाँ। Ackermann प्रॉफिट डायग्राम के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी, कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्राउडिंग और प्रोट्रूजन और एटसेट्रा, इस तरह। यस, दिस इज समथिंग दैट यू शुड मतलब पढ़ के जाना है। पहली बात, ऑर्थो का वाइवा जो है अगर आप ऐसे ही नहीं जाके दे सकते, ठीक है, मुंह उठा के, हाँ, एग्जैक्टली, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के वेटेज सबसे ज्यादा जो है आपकी ऑस्पी की है, और जो टेबल वाइवा है या क्लिनिकल वाइवा है, इट्स लाइक 5 मार्क्स, 15 मार्क्स का टोटल है, और उसके ऑपोजिट 20 मार्क्स का सिर्फ सेफ है। तो दिस इज समथिंग जिसमें आपका पढ़े बगैर गुजारा नहीं है। इफ समबडी इज थिंकिंग कि कोई हमने बहुत पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, पूरा साल पढ़ा है, whatever, it's not going to help. You have to study it दोबारा से, not like पूरा, but at least important चीजों को एक दफा go through करके जाना पड़ेगा, ठीक है। And then we have the causes of relapse के causes। अब ये वाला जो है I think बहुत ज्यादा पूछ सकते हैं, वही दोबारा किसी फंक्शनल अप्लायंस का सिनेरियो बना के, प्रॉफ में भी आपको फंक्शनल अप्लायंस का बताएंगे कि वो पहन रहा था, उसकी एज है obviously like up to प्यूबर्टी से भी आगे, ठीक है, पोस्ट प्यूबर्टल एज का एक पेशेंट बता दिया, वो ये फलानी अप्लायंस पहन रहा था, ठीक है, उसके बाद उसने अप्लायंस पहनना छोड़ी तो क्या होगा, ठीक है, क्या कॉजेज होंगे रिलैप्स के, ठीक है, उसमें क्या क्या उसका मैकेनिज्म क्या है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, ठीक है, बट देयर आर कॉजेज ऑफ रिलैप्स, वो आई थिंक देयर आर लाइक 7-8 पॉइंट्स जो वो लिखे होते हैं, ठीक है, तो उनको यू शुड लर्न देम बाय हार्ट। नेक्स्ट मूविंग ऑन, हमारे पास है सिरेमिक ब्रैकेट्स, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा आई थिंक डॉक्टर मारिया, आई थिंक नूर एंड डॉक्टर मारिया दे टॉक्ड अबाउट इट, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी ऑस्पी से रिलेटेड अगेन वायरवर्क, ठीक है, और उसमें जो भी आपको अप्लायंस बनानी आ रही है, देयर लाइक अ नंबर ऑफ अप्लायंसेस, देयर नॉट मच, ठीक है, उनके बारे में हर चीज पता होनी चाहिए क्योंकि उसका अलग से फायदा होगा। फिर उसके बाद अप्लायंस हेड गियर्स में आपको ना सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, बल्कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप फॉर सर्टेन टाइप का हेड गियर जब पेशेंट में दे रहे हैं तो उसके मैक्सिला पे और उसके मैंडिबल पे क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। इट इज रिटन इन द बुक, आई नो इट्स वेरी जम्बल्ड एंड इट्स नॉट इजी टू फाइंड एक स्पेसिफाइड टॉपिक, उस तरह से हर थोड़ी जगह पे थोड़ी चीजें हैं, बट यू नो समराइज करके आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक हेड गियर दे रहे हैं तो वो मैंडिबल पे कैसे इफेक्ट करेगा, उसका मैक्सिला पे कैसे इफेक्ट होगा, और उसके बाद एज अ रिजल्ट वो जो एक ओवरऑल चेंज है क्या आएगा, ठीक है। सो यू शुड नो ऑल ऑफ दैट, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। एंड बाकी अगेन आपको अगर चीज है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, वैल्यूज रट्टा सारे आपने पूरा का पूरा सेफ्रेस करना होता है, तो आप इससे बच नहीं सकते। सो अच्छी तरह सेफ्रिफाइस करके आए, ठीक है, वायरवर्क
काम चल जाता है बहुत से तरीकों से। नहीं, वायरबक में एक चीज और ऐड करो जन्नत, कि वो ये भी पूछते हैं कि जैसे अब आपने एडम्स क्लास आपको आया है, उसके पार्ट्स क्या हैं और उसको एक्टिव कैसे करना है, सारी रिमूवेबल अप्लायंसेस को एक्टिव कैसे करना है। और जैसे हमारी दफा वो आया था ना बकल केनाइन रिट्रैक्टर, तो उन्होंने ये भी पूछा था कि बकल केनाइन रिट्रैक्टर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कि वो किस तरह उसको आप एक्टिवेट करते हो, तो वो कहाँ फोर्स अप्लाई करता है कि वो केनाइन अपनी पोजीशन पे आ जाता है, तो वो चीज यू शुड नो दैट। हाँ, और एक चीज है कि जब आप ये पढ़ रहे हैं वाइवर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बिकॉज यू आर यूजिंग वायर्स, तो आपको वायर्स की प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज अ फेवरेट, ठीक है, वो बहुत ज्यादा लोग Exactly. कर्व, ठीक है, लेकिन नोबडी वुड, आई थिंक बहुत सारे लोग जो उसको ऐसे ही छोड़ते हैं कि यार ये कर्व में से कौन पूछता है, लेकिन कर्व में से बहुत उसकी ज्यादा पूछा जाता डेफिनेशंस, है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, ब्रेक पॉइंट क्या होता है, एग्जैक्टली। ठीक है, उसका यील्ड पॉइंट और हर चीज। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने वाइवर करना ही करना है, ठीक है, तो उसको भी अच्छी तरह करके जाना चाहिए। आई थिंक आई वुड सजेस्ट। वो हमसे पूछा भी था। हाँ, पूछा था हाँ। और मैं मेरी एक चीज ये था कि हमारे कॉलेज में जो है ना वो लेबल वो बहुत कॉमनली बनाने के लिए आती है। वो लेबल वो की एक्सटर्नल ने ये पूछा था कि जो लेबल वो है उसकी आगे कितनी टाइप्स होती हैं और वो फर्दर टाइप कौन सी टाइप लेबियल बो है और जो बाकी लेबियल बो विद स्क्रूज है, वो सारी जो चीजें हैं सॉरी हेलिक्स के साथ जो लेबियल बो होती है उनकी इंडिकेशंस क्या है, आप कौन सी पर्टिकुलर डिजीज के पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर कौन सी लेबियल बो यूज करते हैं। उसके अलावा एक और चीज ये थी कि अगर आपके पास लेबियल बो विद एडम क्लैस्प और जो बेस प्लेट होती है उसको आप कंबाइन में क्या नाम देते हैं, उसको हॉलेज अप्लायंस कहते हैं। तो उन्होंने ये पूछा था आपको कैसे पता चलेगा ये एक्टिव है या पैसिव है, क्योंकि वो हम एक्टिव केसेस में भी दे देते हैं। डिट्रैक्शन के लिए जो है वो लेबल वो यूज होती है जो प्रोटीन को कम करने के लिए, और उसके अलावा अब हम एज ए रिटेनर भी देते हैं लेबल वो। तो उन्होंने ये पूछा था आपको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों पड़ी हुई है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है ना ये वाली जो है वो एक्टिव अप्लायंस है और ये वाली जो है वो पैसिव अप्लायंस है। तो उसके अंदर एक तो ये डिफरेंस है कि सबसे पहली बात आपने उसका ये देखना होता है कि जो लेबियल बो है उसका एक्सटेंट कितनी है। अगर वो K9 टू K9 है तो वो ज्यादातर उसके चांसेस यही हैं कि वो पैसिव एक्टिव अप्लायंस होगी। लेकिन अगर उसका जो स्पैन है उसकी एक्सटेंट वो प्रीमोलर टू प्रीमोलर है, फिर वो एज एन पैसिव डिवाइस एक्ट करती है। रिटेंशन के लिए यूज करते हैं हम पेशेंट को आफ्टर ऑर्थोडोंटिक फिक्स अप्लायंस। तो ये एक पॉइंट था, ये काफी दफा जो एक्सटर्नल ने भी पूछा है और हमारे कॉलेज में तो ये मोर और लेस तकरीबन हर दफा ही आवाज नहीं आ रही डॉक्टर मारिया की, और वो डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा, उसी में अप्लायंस से मुझे याद आया, आई रिमेम्बर इन वी हैड अ स्टेशन जहाँ पे वी वर आस्किंग कि अगर हमने फॉर इंस्टेंस देयर इज अ डिवाइस, ठीक है, एक अप्लायंस है, उसको हमने एक्टिवेट करना है, तो वो किस उससे करेंगे, व्हाट आर वी हैव द प्लायर्स प्लायर, कौन से प्लायर्स है? एडम जो है या होता है, बर्ड बीक होता है, तो वो चीज भी होती है। तो वैसे तो आई थिंक उसमें हेल्प हो जाती है, लेकिन आई थिंक अगर पता हो तो बेहतर चीज है। उसके अलावा आई रिमेम्बर अप्लायंसेस की बात करो तो फंक्शनल अप्लायंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ऑस्पी में भी आनी है। एक सेशन हेडगियर का या उसकी उनसे रिलेटेड जो अप्लायंस है जिसका ट्विन ब्लॉक मास्क है या वो है उनका आता ही आता है। और मुझे एक और चीज याद आ रही थी उससे, एनकरेज, यस, मुझसे एक्सटर्नल ने एक ही क्वेश्चन पूछा था एंड दैट वाज अबाउट कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसको पैलेटल एक्सपैंडर लगा हुआ है, ठीक है, पैलेटल एक्सपैंडर लगा हुआ है, तो मतलब ये कि उसका जो है मैक्सिला इट्स लाइक मूविंग आउटवर्ड्स बिकॉज वो कंस्ट्रक्टेड मैक्सिला का केस है। तो व्हाट टाइप ऑफ एनकरेज वुड दैट बी, ठीक है, तो दैट्स आई थिंक रेसिप्रोकल एनकरेज होती है। तो मेक श्योर कि आप जब एनकरेज की टाइप्स याद कर रहे हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन को लर्न कर रहे हैं, तो उनकी साथ साथ एग्जाम्पल्स, बिकॉज आपसे आई थिंक रेडी कोई पूछेगा कि मुझे फलानी एनकरेज की डेफिनेशन बता दें, ये वाली एनकरेज क्या एब्सोल्यूट एनकरेज की एग्जांपल इम्प्लांट होती है उस तरह, तो वो या तो मतलब फोकस ऑन द एग्जाम्पल्स, ठीक है, और एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको याद करें सो दैट अगर आपसे कोई पूछे तो दैट्स इजी फॉर यू टू आंसर। आई थिंक दैट्स अबाउट इट, दैट्स ऑल आई कैन ऐड। आई थिंक आई विल हैंड ओवर टू इंजर और नूर। ठीक है, ओके।
अच्छा, फिक्स्ड अप्लायंसेस से एक और क्वेश्चन वो पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन रिमूवेबल और फिक्स्ड अप्लायंसेस, ये भी पूछ सकते हैं। और वो जो बेंड्स थे, कंपेंसेशन बेंड्स जो थे, हाँ, वो उसका मैंने भी भी पूछ बताया ना, लेते एज वाइज था, हैं। एज वाइज अप्लायंसेस में वो पहले हाँ। कैसे क्लियर थे, उनके कॉम्पेंसेशन बेंच कौन से हम्म। होते हैं। हाँ, और अप्लायंसेस में क्या इम्पोर्टेंट है, वो सिरेमिक ब्रैकेट्स जो होते हैं उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये भी हमसे वाइवा में पूछते थे। और आई गेस अप्लायंसेस में से यही है। और वो जो आर्च वायर्स की प्रॉपर्टीज हैं वो भी पूछ लेते हैं कभी, कौन सी बेस्ट है, और ये इस तरह करके डिफरेंस भी उनका पूछ लेते हैं। और रिमूवेबल अप्लायंसेस में से वही है कि उनको एक्टिव कैसे करना है, क्योंकि मुझसे ये 2-3 दफ़ा पूछा गया क्वेश्चन कि इसको एक्टिव कैसे करना है। जो सेंडअप में भी पूछा था, मुझसे प्रॉफ में भी पूछा था, और मुझसे क्लिनिकल टेस्ट में भी पूछा था ये क्वेश्चन। तो उसके अलावा फंक्शनल अप्लायंसेस में वो ऑस्टी में आती हैं, ट्विन ब्लॉक वगैरह, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। और फंक्शनल अप्लायंस की डेफिनेशन भी आनी चाहिए कि हम उनको ग्रोथ में यूज़ करते हैं, बाद में नहीं यूज़ कर सकते। और उसमें एक और चीज़ है, बैंडिंग और बॉन्डिंग है। फिक्स्ड अप्लायंसेस के साथ बैंडिंग और बॉन्डिंग वाला टॉपिक भी है। तो उसमें इंडिकेशंस पूछते हैं वो इंडिकेशंस बैंडिंग और की और बॉन्डिंग की। हाँ, इंडिकेशंस पूछते हैं। स्टेप्स तो मुश्किल ही है कि वाइवा में पूछें, इंडिकेशंस ही पूछेंगे ज़्यादा। और अप्लायंसेस फंक्शनल भी हो गई, ऑर्थोपेडिक भी हो गई। और ठीक है, अप्लायंसेस में से इतना ही है, आगे चलते हैं। अच्छा, चैप्टर 5 में से भी ऑस्टी में बहुत आ जाता है, वो जिसमें से वो है सिंड्रोम्स हैं। सिंड्रोम्स हुआ जाता है, वेरी यस। इंपॉर्टेंट। हाँ, फीचर कॉलिन, जाइगेंटिज्म, ये है वाइवा के क्वेश्चंस हैं। फीटल एक अल्कोहल सिंड्रोम जो है, और वो जो एक टेबल बना हुआ है कि कितने वीक्स में क्या हो सकता है, कितने वीक्स में क्या हो सकता है, कौन से टेराटोजन की वजह से, सो वो रेटोजन और उसमें जो एनवायरमेंटल दिए हुए हैं, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, जिसमें थंब सकिंग और वो टंग थर्स्टिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, वो भी पूछ लेते हैं, क्योंकि वो वो भी एक स्टोरी इम्पोर्टेंट। टाइप है, जिसको याद करना भी मुश्किल नहीं है। एडेनोइड स्पीशीज, ठीक है, उसका उसका और एक ओके। रॉबिन सीक्वेंस, दैट्स द हाँ, फीटल जो उस इंट्रायूट्राइन जो है एब्नॉर्मैलिटीज, उनमें से। ठीक है। और वो भी अगर पूछते हैं। फिर उसका पूछें, चैप्टर 6-7 है जो, उसमें से वो पूछते हैं ब्लैक ट्रायंगल्स, जैसे हमसे पूछा था प्रॉफ हम्म, ने। हाँ, ब्लैक ट्रायंगल्स क्या होते हैं? उसका ट्रीटमेंट और पूछते हैं। ट्रीटमेंट पूछते बकल हैं कि आपने उसकी कॉरिडोर्स। वो करके ना इंटरप्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग करके आप उसको अलाइन कर देते हो, तो वो उसका ट्रीटमेंट होता है ब्लैक ट्रायंगल्स का। बकल कॉरिडोर्स, स्माइल आर्क, इस तरह की बातें पूछते हैं उसमें। स्माइल और के फीचर्स पूछ लेते हैं। अच्छा, ठीक है। और लिप कॉम्पिटेंसी कितने होती है। हाँ, और उसमें क्या है? आई गेस उसमें ये इसी तरह की जो छोटी 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 पॉइंट्स हैं वही पूछते हैं, ज़्यादा उसमें कोई मेन चीज़ नहीं है। और ट्रीटमेंट प्लानिंग में से भी क्वेश्चन। नहीं, आई डोंट थिंक सो। ठीक है। अच्छा, फिर सेफ पे चले जाते हैं, सेफ इम्पोर्टेंट है। हाँ, सेकंड पोर्ट। अच्छा, सेफ में सबसे पहले सेफ की भी डेफिनेशन, जो भी टॉपिक स्टार्ट करो उसमें से जितनी बेसिक डेफिनेशन है, सबसे पहले तो आपको वो आनी चाहिए। हम्म। सेफ की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। आई गेस हमें प्रॉफ में भी आया था क्वेश्चन, ये सेफ की डेफिनेशन आई थी ना, हमें रिटन में आया था आई गेस क्वेश्चन। शायद। आई थिंक हाँ आई थी। आई थी, हाँ, हाँ मुझे याद है, क्योंकि हम खुश हो रहे थे कि हमसे पूछते थे तो हमें आती थी। और सेफ की टाइप्स हैं, एक लिटरल सेफ, फ्रंटल और ऑब्लिक व्यू होता है। इंडिकेशंस ऑफ सेफ पूछ सकते हैं, और लिमिटेशंस उसके पूछ सकते हैं, एडवांटेजेस एंड यूजर्स। डिसएडवांटेजेस पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ वो जो पूछते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पेशेंट एंड सोर्स, डिस्टेंस बिटवीन पेशेंट एंड फिल्म, कितना ये सारे डिस्टेंस रखना है। एमसीक्यूज, हाँ, ये सारे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज भी, और वैसे वाइवा में भी तो पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं हाँ, हाँ। हाँ, सेफ की और उसके बाद इंटरप्रिटेशन और वो सारा कुछ। सेफ की डेफिनेशन में एक वर्ड आता है कि वो स्टैंडर्डाइज्ड है, तो वो फिर स्टैंडर्डाइज्ड। हमारी मैम ये भी पूछती हैं कि वो स्टैंडर्डाइज्ड मतलब किस तरीके से, क्या मतलब स्टैंडर्डाइज्ड का क्या मतलब है। तो उसमें यही है कि उसकी हाँ हेड पोजीशन उसमें फिक्स्ड होती है, और दूसरा मैग्निफिकेशन कंट्रोल्ड होती है, इसलिए उसको हाँ। स्टैंडर्डाइज्ड कहते हैं। और उसके हमारे अलावा एक्सटर्नल जो है ना, वो ये पूछा था कि व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेफ, तो उसके अंदर बच्चे काफी हाँ। ज्यादा कंफ्यूज थे, उन्हें पता ही नहीं वो था। उसका हमें ये पता था यही आंसर बेसिकली है।
कि मतलब हेड पोजीशन क्या है और सारा कुछ कि कितने फीट्स पे रखते हैं, लेकिन इसको कहते क्या है, इसको स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेल्फ कहते हैं, ये हमें पता ही नहीं था। तो ये काफी जो है ये पहले फिक्स अच्छी हेड खासी पोजीशन होनी चाहिए और कंट्रोल्ड मैग्निफिकेशन। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता था वो ये है कि व्हाट इज क्लास 3 रिलेटेड टू क्लास 1, सेफ से रिलेटेड, या फिर हाउ लेंथी जॉ इज क्लास 1। तो वो ये उसमें उसका मतलब यही था कि लेंथी मैंडिबल जो है वो क्लास 1 कैसे होता है, मैम ये पूछती थी। तो उसका यही था शायद कि बैकवर्ड और डाउनवर्ड्स ग्रो करता है मैंडिबल, रोटेट करता है, हाँ। रोटेट करता है, हाँ, लेकिन जैसे टोटल आपको इंटीरियर बोलते फेशियल हैं हाइट ज़्यादा होती है। हाँ, facial height टोटल ज्यादा इंटीरियर होती फेशियल है, हाइट, mandible की length लेकिन डायमेंशंस सेम रहती हैं, इसलिए वो क्लास 1 रहते हैं, लेकिन जॉर्ज मैंडिबल जो होता है वो लेंथी होता है, तो वो क्लास 3 रोटेटेड टू क्लास 1 कहते हैं। yes. और दो वर्ड यूज होते हैं, बायोमेक्सिलरी और कॉम्पोजिट। अगर जैसे अगर दोनों जॉज इन्वॉल्व हैं, तो ये भी काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि बायोमेक्सिलरी और कॉम्पोजिट का क्या मतलब है। बायोमेक्सिलरी का मतलब है कि जब अगर दोनों जॉज अफेक्टेड हैं और वो सेम डायरेक्शन में, लाइक जैसे अगर क्लास 2 है और दोनों जॉज अफेक्टेड हैं, तो वो सेम डायरेक्शन में उनकी डिफॉर्मिटी कह लो या जो भी है, खराब जो है वो सेम डायरेक्शन में। और कॉम्पोजिट का मतलब है कि लाइक दोनों जॉज खराब हैं, अफेक्टेड है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी सेफ का वो लिखना होता है डायग्नोसिस, तो उसमें ये दो वर्ड यूज करना जरूरी है, फिर ही वो कंप्लीट होता है, अगर तो दोनों जॉज अफेक्टेड हैं तो। उसके अलावा इसमें और क्या सेफ में इम्पोर्टेंट बात है, यार सेफ की वैल्यूज वैल्यूज पता होनी चाहिए। हाँ, सारी की सारी, क्योंकि वो अक्सर तो वैल्यूज का पूछ करते हैं। एक स्टेशन आ जाता है नॉर्मल है, उसमें से कौन सी वैल्यू नॉर्मल है, फिर कभी आ जाता है कि प्रॉब्लम बता दें, सारी सेफ की वैल्यूज दी होती हैं, ठीक है। या एक वो भी सिनेरियो था कि पेशेंट जो है वो क्लास 2 है, अब सेफ की वैल्यूज आप मुझे सिलेक्ट करें जो कि जस्टिफाई करेंगी आपका आंसर, दैट इट इज क्लास 2। और ऐसे भी करती हैं, जैसे आप 2 वैल्यूज बता दें फ्रॉम वर्टिकल एनालिसिस दैट शो द पेशेंट हैज क्लास 2, या डेंटल एनालिसिस में क्या होएगा, या वो सॉफ्ट टिश्यू एनालिसिस में उसकी क्या वैल्यूज होंगी, कौन सी वैल्यू, जैसे बता देंगे व्हाट इज एसएनए शो, एसएनबी की नॉर्मल वैल्यू। तो आपको वैल्यूज सारी याद होनी चाहिए कि एसएनए और की इसको क्या है, अटेम्प्ट एसएनबी की कैसे क्या करना है है। क्वेश्चन को, ये भी बता दो जरा। ये क्योंकि काफी लोगों को नहीं समझ सकती इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। लाइक अगर वो ये पूछ रहे हैं कि कि एक क्लास 2 पेशेंट है तो उसकी सेफ की वैल्यूज बताओ, तो इसके आंसर भी कैसे लिखते हैं? यार सबसे पहले आई थिंक जो मैं नॉर्मल से ज्यादा कर दो या नॉर्मल से कम कर दो। हाँ, हाँ, आई वाज टॉकिंग टू जूलियट, मैं ये बता रही थी सबसे पहले तो इसको समझने के लिए आपको लैंडमार्क्स पता होने चाहिए, ठीक है। हाँ, जब आपको ये पता होगा कि कौन सा लैंडमार्क आपके किस स्ट्रक्चर पे है, तो फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा ये पता करना कि यार कौन सी चीज एट फॉल्ट है। फॉर इंस्टेंस अगर SNA है, ठीक है, तो कुछ लोग को ये समझ नहीं आ रहा है SNA ज्यादा होगा तो क्या चीज में मसला है। A पॉइंट इज ऑन मैक्सिला, ठीक है, तो फौरन से आपका दिमाग उस तरफ जाएगा कि अच्छा प्रॉब्लम मैक्सिला में है, बिकॉज SNA एंगल इज मोर। इसी तरह से SNB, B पॉइंट इज ऑन द मैंडिबल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रादर पैरामाउंट, कि आपको सबसे पहले अपनी एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स बहुत क्लियर कट हाँ। याद हो। उसके तो बाद इसी तरह अगर आप डिफाइन करते हो एसएनए को, तो आप कहते हो कि द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द मैक्सिला इन एसोसिएशन विद द क्रेनियल बेस। इसी तरह एसएनबी पोजीशन जो होती है ऑफ द मैंडिबल इन एसोसिएशन विद द क्रेनियल बेस, तो वो उस तरह होता है। सही। उसकी डॉक्टर जब मारिया, आपने आपको सेफ में कुछ ऐड करना? अच्छा, सॉरी, बोलो जमीन। सेफ में से जो बेसिक जो हमारे कॉलेज में है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट वगैरह आए थे, उन्होंने ये बोला कि अगर आपके पास एक पेशेंट, हमने उसकी ANB की वैल्यू जो है वो देखनी होती है कि अगर वो 9+ हो तो हम सर्जिकल की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आपके पास एक पेशेंट, उसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था, मेरा जो पेशेंट था वो क्लास 2 का था, उन्हें पूछा था कि अगर आपके पास एक पेशेंट आया है, उसकी मेरी जो थी वो काफी ज्यादा जो थी हाइपर था, तो उसके अंदर ये था कि पेशेंट की जो ANB की वैल्यू थी ना, वो डॉक्टर मारिया का इंटरनेट नहीं चल रहा आज सही।
She was telling about a है question. एनीवेज लॉन्ग स्टोरी आवाज आ रही है? शॉर्ट, हाँ अब आ रही है। उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि अगर आपके पास पेशेंट जो है वो 10 इयर्स का आ गया और उसका ANB जो है वो 11 है, तो आप क्या किस चीज की तरफ सबसे पहला आपका जो प्लान होगा वो क्या होगा? तो हमारे पास पेशेंट जब भी ग्रोइंग एज में होता है, हम हमेशा उसके जो है वो ऑलवेज ऑर्थोपेडिक या फंक्शनल अप्लायंस। माइक्रोस्कोपिक अप्लायंसेस की तरफ जाते हैं। हम कभी भी सर्जरी के ऊपर जंप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम पेशेंट की सर्जरी कर देते हैं बाद में, तो एज पेशेंट की इज ग्रोथ वेरी ग्रोथ तो हम इंपॉर्टेंट। स्टॉप कर ही नहीं सकते। तो उसने ये कहा था, उसने ये पूछा था मेरे से एक्सटर्नल ने कि जो है फिर आप किस तरफ जाएंगे, तो हम उसकी ग्रोथ मॉडिफिकेशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमने सेफ के अंदर ये देखना है कि हमारे पेशेंट की एज क्या है, वेदर इट इज ग्रोइंग और नॉन ग्रोइंग। अगर वो ग्रोइंग है तो हम कभी भी डायरेक्ट सर्जरी की तरफ नहीं जाएंगे, हम हमेशा जो है वो ग्रोथ मॉडिफिकेशन की तरफ जो है ना वो prefer करेंगे। ये काफी इम्पोर्टेंट है, तो हर बच्चे को पूछा था अगर आपके पेशेंट की एज है तो आप कौन सा करेंगे, और जो है उसके अंदर फिर आपको क्या बेनिफिट, ये काफी इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए हमारे कॉलेज में सकती है। ठीक है। अच्छा, सेफ में किसी और ने कुछ ऐड करना है? वो बस पढ़ के हर हाल में पढ़ के और रट्टा लगा के जाना, और फिर कोई बात नहीं। नहीं, सेफ तो आप छोड़ ही नहीं वैल्यूज सकते ना, आप लाइक छोड़ 20 मार्क्स सिर्फ सेफ के कोई हैं। है ही नहीं, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं। 20 मार्क्स के अलावा नो देयर आर स्टेशंस ना, दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अगर अब हम आगे चलते हैं उसकी तरफ, स्पेस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, स्पेस रीगेनिंग, स्पेस सुपरविजन और मेंटेनेंस। सुपरविजन, मेंटेनेंस, रीगेनिंग और एक और था। अच्छा, स्पेस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से सीरियल मुझे तो पहले सिर्फ, एक्सट्रैक्शन। हाँ, सीरियल एक्सट्रैक्शन, वो इसकी वो वैल्यूज पूछ सकते हैं कि क्या वैल्यू होगी LDE, तो कौन सा स्पेस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल करेंगे, और चारों के नाम आने चाहिए, उसकी इंडिकेशंस आनी चाहिए। और उसके अलावा इसमें डिफरेंसेस भी पूछते हैं इस सुपरविजन और सीरियल एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, मेंटेनेंस में और उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो आपस में पता होना चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर आना चाहिए कि भाई मेंटेनेंस क्या है, रीगेनिंग क्या है, सीरियल एक्सट्रैक्शन क्या है, सुपरविजन क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। और इसमें वो जो है वो कुछ अप्लायंसेस होती हैं इसमें, वो क्राउन लूप टाइप, वो सारी वो स्पेस यूज होती हैं। मेंटेनेंस होते हैं। वो हाँ, मेंटेनेंस में मेंटेनेंस होते हैं। ठीक है। तो वो जो अच्छा, टेबल्स भी हैं उसमें कि वो सॉरी एक्सट्रैक्शन प्रोटोकॉल के लिए जो सुपरविजन, आप करते हैं, हाँ हाँ, सीरियल एक्सट्रैक्शन के लिए भी और सुपरविजन के लिए भी वो मोर और लेस सिमिलर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये वाली आपने करनी है और इसमें ये वाली करनी है, सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो याद है हमसे पूछा था प्रॉफ में, हमारे बैच से पूछा था। यार ऑस्ट्री में आई थिंक आपको अप्लायंस आ सकती है, ये एज नहीं पूछते होते, बहुत कम पूछते हैं कि इनकी ये सुपरविजन और ये वगैरह, लेकिन उसमें हमें हो जाता, हमें डिस्टेंस टू अप्लायंस आई थी और उसका फंक्शन क्या होता है। हाँ, तो बेसिकली एक एक दफा अप्लायंस देख लें, ठीक है, ऑस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर वो आ सकती है, और फिर उसका यूज देख लें, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, क्योंकि अगेन वाइवा जो है वो बेसिकली ज्यादा हाँ, वेटेज ऑस्ट्री हम लोगों की। को वो आया था प्रोटोकॉल। हमें प्रोटोकॉल आई थी कि वो उसमें CD6 एक्सट्रैक्ट करते हैं या कुछ इस तरह, तो वो जो भी था वो टेबल बने हुए थे, तो वो बताने और थे स्पेस प्रॉफ में। मेंटेनर्स आई गेस दो टाइप्स के होते हैं, एक रिमूवेबल हाँ होता है, एक फिक्स्ड होते हैं, तो हाँ उन दोनों का थोड़ा सा परफेक्ट। डिफरेंस कि आप कौन सा यूज करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसमें। हाँ, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और एक एक दफा उनकी तस्वीरें देख लें। हाँ, पिक्चर्स। फिर वो इजी हो जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि हमें ये MCQ आया था, हमें नहीं आता था, वो ये कि डायस्टीमा में कौन सा रिटेनर यूज़ करते हैं, तो वो लिंगुअल रिटेनर ही बहुत इजी है, लेकिन पता नहीं क्यों लिंगुअल, नहीं हाँ। लोगों को पता, ये भी बात काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछी है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमसे मैम पूछती थी कि अगर सी आई मीन प्राइमरी के 9 लॉस हो जाए, जल्दी लॉस हो जाए अपने टाइम से पहले, अर्ली लॉस ऑफ सी, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? हाँ, तो वो हमने वो ये बोला था होता ना है कि कि ए मिड लाइन ए ऑफ हो कंबाइन, जाती है। हाँ ए हाँ, कंबाइन होके उस साइड पे मूव कर जाते हैं। सारे इसमें हम इंसाइजर्स मूव फिर करेंगे। हाँ, इसलिए हम फिर दूसरा वाला सी भी निकाल देते हैं। हाँ, इसका ट्रीटमेंट ये है कि ऑपोजिट प्राइमरी के 9 ही निकाल इसको दो। भी रिमूव कर देते अच्छा, अगर वो बिल्कुल। ये पूछें कि अच्छा अगर आपका लाइक सी आप लॉस हो गया, अर्ली लॉस ऑफ सी, तो वहाँ पे प्रीमोलर भी तो आ सकता है, लेकिन प्रीमोलर क्यों नहीं आ रहा है, इंसाइजर की क्यों जा रहे हैं, ये मैम ऐसे भी पूछती थी।
तो उसकी यही वजह है कि उसका साइज छोटा है और वो जल्दी मूव हो सकता है देन प्रीमोलर, इसलिए हम साइजेस मूव करेंगे। Yes. अच्छा, इसके अलावा इसमें है और एक जॉज एट बर्थ वाला क्वेश्चन था। Jaws at birth. उसमें लिखा था कि शेप लिखी थी उनकी मैक्सिला की और मैंडिबल की पहले क्या होती है, हाँ, वो यू शेप और और वो हॉर्सशू शेप, गम Horseshoe पैड्स shape. का बताया हुआ हॉर्सशू था। शेप हाँ, मैक्सिला, यू शेप मैंडिबल। गम पैड्स का बताया हुआ था और उसमें जो सल्काए होते हैं जो उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट Lateral पार्ट्स sulci. Lateral sulci is होता है. में। ठीक है, उससे डॉक्टर रिलेटेड मारिया आपने कुछ ऐड करना है? इसके अंदर तो नहीं, लेकिन ये जो हैबिट्स वाला था ना, ये हमारी जो मैम थी ना, वो बहुत कॉमनली क्वेश्चन जरूर पूछती थी और ये एमसीक्यू भी आया था हमें, हमारे सीनियर को आया था, तो उन्होंने बताया था कि अगर आपके पास एक पेशेंट आ गया है और उसका जो डायस्टीमा है ना, वो उसका डायस्टीमा जो है, उसका जो फ्रेनम है उसकी वजह से है, तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास सबसे पहले जो जितनी भी हैबिट्स हैं उसमें हम ये करते हैं, यूजुअली हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले जो है डायस्टीमा के अंदर पॉज को रिमूव करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद पेशेंट को कोई अप्लायंस देते हैं। लेकिन डायस्टीमा के पेशेंट के अंदर अगर वो फ्रीनम की वजह से हुआ है, हम कभी भी सबसे पहले फ्रीनम को हम रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें सर्जरी करके रिमूव करना पड़ता है, उसकी कितना रिपोजिशन करते Scar हैं। बन जाता अगर है. हाँ बिल्कुल, वो स्कार बन जाएगा, इसलिए हम उसको कभी भी पहले रिमूव नहीं करते। अगर हमने उसको स्कार बन गया, मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट जो वो हिंडर होगी। इसलिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि उसके अंदर पहले हम डायस्टीमा क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो उसके बाद हम जो ट्रेनिक है उसको करते हैं। एक ये चीज, एक और चीज थी कि जो है वो बड़ी कॉमन थी हमारे कॉलेज में, हमारे मैम ये जो ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेज है, हेड गियर्स वगैरह, इनका पेशेंट का इंडिकेशन है कि अगर आपके पास अगर आपके पास हाई वर्टिकल हाई के साथ पेशेंट आ गया है, हाई वर्टिकल के साथ हाइपरडाइवर्जेंट केस आ गया है, तो आप उसको ये अप्लायंस नहीं दे सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है पेशेंट का वर्टिकल हाई कर देती हैं। अगर एक पेशेंट वर्टिकल हाई के साथ आ गया, उसको हम अप्लायंस दे दें, हम हेड गियर्स दे देंगे, वो तो लॉन्ग फेस हो जाएगा, वो तो उसकी अपीयरेंस ही सारी प्रोफाइल खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास फिर भी एक केस ऐसा आ गया और आपको उसको अप्लायंस देनी पड़ गई है, हाँ क्लास 2 केस है पेशेंट का, हाइपर डाइवर्जेंट उसकी फेशियल प्रोफाइल है, तो फिर आपने उसकी ट्रीटमेंट करनी है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? फिर हम उस पेशेंट को देते हैं टॉर्चर्स अप्लायंस। टॉर्चर्स अप्लायंस होती है कि एक्टिवेटर के साथ हम हेड गियर को अटैच कर देते हैं। एक्टिवेटर क्या करता है, जो वर्टिकल लेंथ है उसको कंट्रोल करता है, और हेड गियर से फिर जो मैक्सिलरी हमने ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करवाना होता है, हम उसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट करवा लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे कॉलेज में तो हमारी मैम का ना दी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। वो हमेशा, वो किसी भी कॉलेज में एज एन एक्सटर्नल जाए ना, वो जरूर पूछती हैं कि टॉर्चर अप्लायंस क्या होती है, या फिर अगर आप वो सिनेरियो देके पूछती है कि अगर आपके पास पेशेंट आ गया क्लास 2 हाइपर, तो आप कौन सी ऐसी अप्लायंस उसको दोगे जिससे उसका वर्टिकल भी कंट्रोल रहेगा, और जो पेशेंट है उसको उसकी हम मैनेज भी कर सकते हैं, तो वो टॉर्चर्स अप्लायंस है। एक्टिवेटर के साथ हम हेड गियर अटैच कर देते हैं इंट्राओरली, तो इस तरह फिर जो है ना वो क्लास 2 हाइपरडाइवर्जेंट केस को हम जो है ना वो मतलब ट्रीट कर सकते हैं इसका। तो ये काफी काफी दफा वो पूछती है हमसे, क्लिनिकल वाइवा में भी पूछा, सेंडअप में भी और प्रॉफ में भी। अच्छा नूर, ठीक है. एक चीज हम जो बात कर रहे थे अभी गम पैड्स वाली, तो डॉक्टर अस्मा का एक क्वेश्चन है, वो आई हैव इट, दैट इज के गम पैड स्टेज और जो आपकी प्राइमरी डेंटिस्ट्री स्टेज है उनके डिफरेंसेस, दैट्स अनदर क्वेश्चन। गम पैड्स का अच्छा. किससे गम डिफरेंस? पैड स्टेज का Primary dentition. अच्छा, ओके। अच्छा, एक वो डेफिनेशंस भी पूछती हैं उसकी, डेफिनेशंस का नहीं कि नेटल और नियोनेटल टीथ में क्या डिफरेंस है। हाँ, बहुत आई थिंक ये आज तक लोगों को जो है ना कंफ्यूजन, लोगों को आज तक याद है कि नियोनेटल कौन सी होती है और नेटल की कौन सी होती है। उसमें आई गेस नेटल जो होते हैं वो नियोनेटल एडवर्स होते हैं, नियोनेटल जो है वो 1 मंथ में अगर 6 दिखते हैं months, तो 6 months, नियोनेटल Early days के बाद. फर्स्ट मंथ ऑफ बर्थ, आफ्टर बर्थ। तो अगर अगर बर्थ पे प्रेजेंट है दोज आर नेटल, और अगर फर्स्ट मंथ ऑफ बर्थ में अगर वो इरप्ट करते हैं तो दोज आर नियोनेटल। Neonatal. और एक प्री इमर्जेंट भी होते हैं। हाँ वो जब प्री अगर इमर्जेंट आई गेस सेकंड और थर्ड मंथ में निकले। यस हाँ हाँ, प्री इमर्जेंट बाद में होते हैं, 1 month के बाद वाले. और इसमें
अच्छा, एक बी उसके अलावा प्रिंसिपल था, हम्म? बी कौन प्रिंसिपल, सा? बी प्रिंसिपल, बी। हाँ हाँ, बी प्रिंसिपल। ये मैक्सिला की और जो नेजल कार्टिलेज है उसकी जो ग्रोथ है वो उस चीज को हाँ वी एनवेलोस वाला, वी अच्छा हाँ जो है वो एनवेलोस वी प्रिंसिपल उसको फॉलो करती है। ये जो वी का वो ब्रॉड एंड है उस जगह पे जो है वो डेपोजिशन और डेपोजिशन होती है, और रिजॉर्प्शन। वी का जो दूसरा जो उसका कॉर्नर है उसके ऊपर जो है वो होती है रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन एक ये और चीज जो उसमें भी लिखा हुआ है बुक में एक्चुअली स्टेप अप में दिया हुआ है। स्टेप अप में, या आई थिंक दैट्स एनवेलोप वी प्रिंसिपल। इसकी हाँ डायग्राम बनी हुई है कंटेम्पररी प्रॉफिट की अंदर, बुक लेकिन में इसको ऐसे कुछ डायग्राम नहीं है, लिखा हाँ हुआ। हाँ, बुक में सिर्फ डायग्राम। हाँ अच्छा, एक सिजर्स बाइट वाला भी क्वेश्चन था, सिजर्स हाँ बाइट क्रॉस बाइट में आता है गेस तो। ये वही ना, ये ओपन बाइट, क्रॉस बाइट और डीप बाइट, ये ब्रॉडी सारे तो ब्रॉडी बाय ब्रॉडी सिजर और वो वनडे बाइट है, ठीक है। फिर वो क्लास 3 एंड सूडो क्लास 3 के डिफरेंसेस हैं, ठीक है। बड़े क्लियर कट डिफरेंसेस बुक में लिखे हुए हैं, तो ये तो मतलब आई थिंक ये तो पता होने चाहिए, बहुत अच्छी हाँ तरह से क्लास पता 2, होना जैसे क्लास 2 डिव 1 डिव 2 में क्या है, क्लास 2 एबीसी में क्या डिफरेंस है, डिव 2 ए डिव 2 बी डिव 2 सी, इस तरह आपको पता होना चाहिए, इनके अच्छा, मेरे पास एक ट्रीटमेंट्स पता क्वेश्चन है, होने चाहिए। चाहिए। हाँ, व्हिच मसल प्रोड्यूसेस कॉन्डाइलेट डेपोजिशन? तो इसमें लेटरल टाइरोइड आएगा ना? लैटिन क्योंकि लैटिन टाइप बॉडी इफेक्ट कर रहा होता है लैटरल थायराइड। यार। दिस आई थिंक देख के भी बता सकते हैं, इसके तरह से अलग इंफॉर्मेशन पास करना कर दे, लेकिन आई अच्छा, थिंक एक और क्वेश्चन जो हमसे पूछा था आई प्रॉफ थिंक ने, लैटरल थायराइड। वो पिच रोल और यो या यॉ, हाँ। पिच रोल या, उफ इतना इम्पोर्टेंट है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्गुमेंट प्रॉफिट में है और उसको अलग से भी स्पिन करना आना चाहिए। डिफाइन हाँ, आपको और बनाना मुझे चाहिए, या उसकी डेफिनेशन तब नहीं याद आ रही थी, और मैम ने कहा था लाइक कॉन्सेप्ट्स बता दो सिर्फ, और मेरे हाथ इधर जा रहे, लेकिन तब नहीं समझ सकती। एक दफा इसको हाँ, पहले से अपने दिमाग में रिवाइज किया और फिर समझ लगती है। स्पेशली जो रोल और जो आई थिंक यो है ना, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट। मुझे तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ज्यादा था, तो हाँ, मेरे ख्याल में ये होता था ना, पिच रोल और यॉ, कुछ इस तरह था, पिच ऐसे ऊपर नीचे होता था, है ना, हाँ कुछ ऐसे था। क्योंकि आई दो डोंट, प्लेन होते हैं, पिच रोल एंड यॉ, ये दो प्लेन में आ रहे थे, क्योंकि जब हम एक्टिव एंड प्रॉफिट का या डायग्राम देखें तो इट्स लाइक ये दो प्लेन्स में डिवाइडेड होते हैं। तो अब बस गुड हाँ वो लक ओवरलैप होते हैं ना, सब आपको पता होता है, तो खैर वो आप लोग खुद पढ़ लेना। अच्छा, एक नेचुरल कंपनसेशन चीज होती थी, हाँ, वो कंपनसेशन पीस जो वाली। इंसाइजर्स, हाँ हाँ, इंसाइजर्स मूव करते हाँ हैं ताकि कांटेक्ट हो सके दोनों का, अपर और लोअर इंसाइजर्स का। Yes. अगर लाइक या क्लास 3 है तो वो इससे जैसे मैंडिबल आगे इक्वेशन होगा। होती है। 3 है, सो ऐसे होगा, हाँ, कॉम्पनसेशन है, मैंडिबल है, मैक्सिला है, सो जो मैंडिबुलर टीथ है वो रिट्रोक्लाइंड होंगे, और मैक्सिलरी जो है वो प्रोक्लाइंड होंगे, कि वो मीट कर सकें, सो ये कॉन्टैक्ट में आए। कॉम्पनसेशन होती है, या इसी तरह से इटरेशन इज एन एग्जांपल। अगर आपके किसी के दांतों में इटरेशन है तो अपर टीथ विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड, कि उनकी जो है वो ओक्लूजल बैलेंस में हाँ रखने के लिए, तो बेसिकली ओक्लूजल बैलेंस मेंटेन करना होता है। और इसी तरह से फिर अगर आप ऑर्थोग्नैटिक सर्जरी में आए तो डीकम्पनसेशन, ठीक है। तो पहले आप करनी पड़ती है पहले। डीकम्पनसेशन एंड देन यू गो फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये चीज भी पूछी जा सकती है कि उसकी ये जो डीकम्पनसेशन एट्रूजन वाला आपने जन्नत एग्जांपल दिया ना, ये वो अडल्ट ओक्लूजल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, कि कुछ लोग सम पीपल आर इन अ हैबिट ऑफ ब्रक्सिज्म, तो अपने दांत दे कीप ऑन ग्राइंडिंग दैट, तो वो फिर क्या होता है कि एज के साथ साथ वो टूथ उतना, जो क्लिनिकल क्राउन होता है वो ग्रो करता जाता है, ठीक है। सो इन द ओरल कैविटी, ताकि वो आपकी जो मेंटेनेंस होती है ना आपकी ओक्लूजल वर्टिकल हाइट की, वो उतनी रहे। ओक्लूजल बैलेंस अच्छा, को मेंटेन। एक वो अगर एक्सट्रैक्शंस पे आओ, एक्सट्रैक्शंस में वो बैलेंसिंग और कंपनसेटिंग हाँ, एक्सट्रैक्शंस होती हैं, yes, और आपको ये हाँ बताना चाहिए आपने कौन हाँ, सी कंडीशन में कौन सा टीथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब हाँ, प्रेफरेबल क्या है। अगर हम्म इंटीरियर मैल इक्लूजन है तो फर्स्ट प्रीमोलर करो, अगर पोस्टीरियर है तो सेकंड प्रीमोलर करो, या फिर जैसे भी उसकी और भी जो इंडिकेशंस है कि अगर कोई ग्रॉस की केरियस है तो उसको रिमूव और कर दो। ये भी पूछते हैं कि अगर एंटीरियर क्राउडिंग है और आपने स्पेस क्रिएट करनी है, तो आप फर्स्ट प्रीमोलर क्यों करें, आप सेकंड क्यों नहीं करें, तो यू ऑलवेज टेल देम, क्योंकि वो नियरेस्ट है क्राउडेड एरिया से, तो हम इसलिए कर रहे हैं, तो ये पूछते हैं। और उसके और अलावा आई क्या थिंक पूछते एक बहुत छोटी सी चीज है, बहुत सिंपल सी है, कि अगर आपसे पूछ सकते हैं फॉरेन से डेंटल और स्केलेटल क्लासेस में, ठीक है, डेंटल क्लास हैं 1 to 3, स्केलेटल ऑपोजिट। क्लास 1 to 3 ऑपोजिट, ठीक है। हम क्लास 2 में हम्म अगर डेंटल है पॉजिटिव से है
तो हम फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो हम फोर्स निकालेंगे अपर एंड लोअर फोर्स, अगर तो है मतलब अपर में है लोअर में तो हम फोर्स निकालेंगे, लेकिन अगर आपको टेक्निकलिटी क्लास 2 है तो फिर आप ऑपोजिट दान निकालेंगे, मतलब लोअर फोर्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि ए का याद कर लें, ठीक है। फॉर इंस्टेंस डेंटल का याद कर लें कि डेंटल क्लास 1 to 3 में 1 में तो वो 1 to 3 में अगर आपके जो दांत निकल रहे हैं, जैसे कि आप स्कैल्पेल पूछेगा तो फॉरन स्विच टू ऑपोजिट, ठीक है, डेंटल का ऑपोजिट। तो ये चीजें क्या, आई थिंक ये क्वेश्चन पूछेंगे और पूछा जाता है। आप एक सिनेरियो दे देंगे पेशेंट का, इस तरह से इसकी वो है फेशियल प्रोफाइल है, तो बताएं मतलब आप कौन सी एक्सट्रैक्शन करनी है, कौन से दांत निकालना, ठीक है, उसको दांतों को मिलाने के लिए, ठीक है, इन हार्मनी मिलाने। एक सूडो और फंक्शनल क्लास 3 भी थी, सूडो क्लास 3 या फंक्शनल क्लास 3 भी उसे कहते हैं। यस, वो मैंने अभी बात की ना, वो सूडो क्लास 3 उसका तो पूरा टेबल है बुक में, उनके डिफरेंसेस का। अच्छा, तो एक तो जो है वो काफी अनयूजुअल क्वेश्चंस जो है वो हमसे पूछे जाते थे। वो एक ये था कि पुअर मेंस पैरामीट्रिक एनालिसिस क्या होता है। उसके अंदर ये था कि जो प्रोफाइल एनालिसिस हम चेक करते हैं माइक्रोस्थेटिक्स में, कि पेशेंट की प्रोफाइल देख के हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसकी कौन सी क्लास होगी, तो वो उसको कहते हैं पुअर मेंस स्पेलोमेट्रिक एनालिसिस। और दूसरी चीज थी एक संडे बाइट, कि संडे बाइट क्या होती है। इसमें यह था कि अगर पेशेंट जो है ना वो क्लास 2 मैलोक्लूजन के साथ होना, तो उसकी हैबिट होती है कि अगर वो अपना मैंडिबल जो है ना उसको प्रोट्यूड खुद रखता है, प्रोट्यूड होता नहीं है, वो अपना मैंडिबल को अपनी ऑक्लूजन ठीक करने के लिए और अपने फेशियल एस्थेटिक्स को जो है ना वो कि मैं अच्छा नजर आऊं, मैं जो है मेरी प्रोफाइल ठीक लगे, तो मेरा मैक्सिला ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट ना हो, तो मैंडिबल जो है ना खुद ही जो है वो करके रखता है। बड़े दो अनयूजुअल सी चीजें हैं, बुक में लिखी नहीं है, लेकिन जो है वो बंदा इतने कोर्सेज को नहीं पढ़ता, ये अक्सर जो है वो मिस हो जाती है। तो ये काफी ज्यादा पूछी जाती है वहां पे, हमारी तरफ तो काफी ज्यादा पूछते हैं वो कि ये क्या होता है। संडे वाइट तो वैसे एक दो भी आया हुआ है। प्रोट्यूड इसलिए भी करते हैं कि जो ताकि इंसाइजर्स इन कांटेक्ट आ जाएं, वो जब तक लाइक बाइट अपने बात करने के लिए, बाइट ठीक करने के लिए। संडे बाइट की विजिट टॉक अबाउट, लेकिन आई थिंक शी गेव अ वेरी गुड पॉइंट। ये तो हमसे भी कभी किसी ने पूछा कि उसको पुअर मैन एनालिसिस बोलते हैं। सो एवरीबॉडी वाज वाचिंग, अगर आपसे पूछ रहे हैं यू शुड नो कि आप सेफ जब उठाते हैं, आपने इतना सेफ किया होता है कि आप बता सकते हैं क्या कौन सी चीज एट फॉल्ट है, तो दैट्स पुअर मैन एनालिसिस। संडे बाइट है, सिजर बाइट है, ब्रूडीज बाइट, यू नो आई थिंक ये सारी टर्मिनोलॉजीज है क्रॉस बाइट के उसमें और एंटीरियर बाइट से रिलेटेड। तो अच्छा, अगर उस पे आओ, बायोमैकेनिक्स भी हमने डिस्कस किया, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बायोमैकेनिक्स, उसकी जो दो थ्योरीज है वो बहुत ज्यादा पूछते हैं। कौन सी? वो एक तो बायोइलेक्ट्रिक थ्योरी और एक प्रेशर टेंशन थ्योरी है। अच्छा, हाँ। पीजोइलेक्ट्रिक, हाँ, पीजोइलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होती है जिसमें। इसमें से अच्छा, एक टॉपिक रह गया, एंकरेज बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पेपर में भी बहुत ज्यादा आता है। मैंने जगह तक किया डिस्कस। आई डिड, हाँ। और पीजोइलेक्ट्रिक करंट की क्वालिटीज मेरे पास कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है, तो सब डिस्कस कर लेंगे, तो फिर मैं एंड पे 5 मिनट्स लेके ये सारा कुछ रिपीट कर दूंगी ताकि अच्छा, बायोमैकेनिक्स में से वो, हाँ ठीक है। बायोमैकेनिक्स में से वो जो ग्राफ्स थे और उसके साथ डेफिनेशन थी, स्ट्रेस, स्ट्रेन और वो सब कुछ, वो भी हाँ, वो बहुत मैंने बताया इम्पोर्टेंट ना है। कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाला जो है, जो आप वायर पर कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और टिप और टिपिंग का डिफरेंस बहुत इम्पोर्टेंट, वो भी बता दे, टिपिंग, टॉर्क। इसमें और क्या है? अच्छा, जब वो कर रहे हैं फंक्शनल अप्लायंसेस कर रहे हैं, तो उसमें एक फंक्शनल कंपोनेंट्स और वो टूथ कंट्रोलिंग कंपोनेंट्स और स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट्स, उनके नाम आने चाहिए हर अप्लायंस। मतलब आपको पता होना चाहिए इसमें से कौन सा फंक्शनल कंपोनेंट को तो जरूर पता होना चाहिए, ये उसी ने मेनली एक्ट करना है, मतलब वो इनके मैकेनिज्म्स भी के किस तरह, मतलब किस तरह फंक्शन कर रहे हैं, किस तरह टूल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। और आई थिंक उनके जो आई डोंट रिमेम्बर द नेम्स, लेकिन जिस बायोनेट अप्लायंस में देयर वाज आई थिंक बकल व्हाटएवर द फ्लैंज या व्हाटएवर, अपनी जो उसकी एक थ्योरी थी, तो वो समटाइम्स ये भी पूछ रहे होते हैं कि व्हाट वाज हिज लाइक आइडिया जिसकी बेसिस पे उसने ये बनाया। आई थिंक एक हाँ, ये हमसे पूछा था, सेंटर में पूछा था हमसे। किसका? यार इनसे जो जिन्होंने अप्लायंसेस को वो बनाया था, ठीक है, इन्वेंट किया था जिन्होंने, उनकी फिलॉसफी थी ना बिहाइंड मेकिंग जो दैट। एंडरसन थे, एंडरसन के क्या
विलियम के पता नहीं क्या, विलियम वॉल्टर, विलियम वॉल्टर, हाँ विलियम वॉल्टर के वो क्लाइंट्स बायोनेटर वाले का तो ये है कि उसने टंग पोजीशन से किया था कि अगर क्लास 2 है तो वो टंग, अगर क्लास 2 है पेशेंट तो उसकी टंग पोस्टीरियरली है और मैंडिबल हाँ। रिट्रोग्नाथिक है, तो टंग इज पुश फॉरवर्ड बाय पोस्टीरियर कॉफिन हाँ, स्प्रिंग, तो उसमें तो उसने उसने वो कहा किया था था कि कॉफिन स्प्रिंग लगा दिया था जिससे हाँ। वो थोड़ी सी टंग को आगे रखे हुए ताकि मैंडिबल भी आगे को मूव Yes, करे, तो वो exactly. क्लास So I 2 think ठीक हो that's गई। something that can be asked. हमसे तो वैसे पूछी गई थी तो बायोनेटर वाइवा की इतनी टाइप्स होती हैं, थ्री टाइप्स ऑफ बायोनेटर, रिवर्स होता है, ओपन बाइट होता है, स्टैंडर्ड होता है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और पिन ब्लॉक में एक वो इम्पोर्टेंट था उसके स्टेजेस, हाँ, स्टेजेस ऑफ पिन स्टेजेस ब्लॉक, के उसका वो एक्टिव, टाइम भी स्लो था ना एंड कि इतने डिटेंशन। टाइम के लिए इसको इतना रखते हैं। 6 to 9 एक्टिव फेज है, 6 to 9 मंथ्स के लिए एक्टिव फेज है, फिर हाँ। सपोर्ट फेज है 3 to 6 मंथ्स के लिए, और फिर रिटेंशन फॉर 9 मंथ्स। हाँ, और अच्छा अप्लायंसेस तो हो गई, कौन सा टॉपिक रह गया है? I think like we got most, or I think वाइवा के point of view से तो I think everything is covered. क्लेफ्ट उनसे भी वो का तुम नहीं, लिस्ट बता दो। हाँ मैं बता देती हूँ। क्लेफ्ट हाँ वही किससे क्लेफ्ट में वही किस क्लेफ्ट में बस वही पूछा था कि टेराटोजेंस कौन से होते हैं वो उसको कॉज करते हैं, और इसकी कौन डेफिनेशन सी एज, हाँ कौन सी एज पे आप जो होते हैं ना उसका फर्स्ट सर्जरी कब करते हैं, और कौन कौन सी सर्जरी कौन कौन सी एज में वो भी होती है, तो थ्योरी वाला बट क्या? समटाइम्स वाइवा में पूछ लेते हैं, मतलब हमारे सीनियर्स को किसी को पूछा था। हम्म। रेट्रोजेंस को आई थिंक वो रेट्रोजेंस जीन जो होते हैं जो कि कॉज कराते हैं क्लेफ्ट, वो आई थिंक ज्यादा है बिकॉज मैंने क्लेफ्ट को थेरी में आए दैट्स थे हमें वेरी वो। मच चीजें, लेकिन हाँ सर्जरी, हाँ सर्जरी कब कब करते हैं ये आई थिंक दैट कैन बी हम्म। ठीक आई है। थिंक बस अब क्वेश्चन डिस्कस कर लो और कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने पूछा हुआ है। हाँ वो अस्सलाम देखते हैं। वालेकुम। अच्छा, थैंक यू गाइस, आप लोगों ने बड़े अच्छा क्वेश्चन बताए और इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर द जूनियर्स लाइक अस। अच्छा, अब ये है कि जो जिन्होंने सवाल किए हुए कमेंट्स में उनको मैं एक दफ़ा आपके पास स्क्रीन में शो करता हूँ। जो भी हमारी टीम पैनलिस्ट की बैठी हुई है, जिनकी क्वेरीज हैं, वो अभी सवाल अभी भी कर सकते हैं, और जिन्होंने किए हुए हैं ऑलरेडी उनको जवाब देंगे। सबसे पहले तो एक सवाल आया है अबू बकर सदाकत का, ये व्हाट इज ग्रोथ, काइंडली ये बता दें। ग्रोथ की डेफिनेशन तो अच्छा, बुक में से देख लें, कि मेरे पास ये बुक तो growth is नहीं है। an increase in size is called growth. में लिखी हुई है। चलें, सही हो गया, प्रोसेस ऑफ चेंज आई गेस, ठीक ग्रोथ है। की पता है जिसमें एक ग्रोथ की मल्टी डायमेंशनल सी डेफिनेशन है, ठीक है। इट्स एन इंक्रीज इन हाँ, साइज, ठीक है। इट इज साइज एंड नंबर, साइज और साइज एंड नंबर। नंबर, साइज एंड नंबर। इट्स लाइक एक प्रोसेस है ऑफ लाइक इंक्रीजिंग इन साइज एंड नंबर। उसके अलावा देयर इज अनदर थिंग कि वो होता है कि इट्स वो क्या होता है, डेवलपमेंट उसका डिफरेंस होता है कि आई हाँ, थिंक एनाटॉमिकल इट्स होता है, एक फिजियोलॉजिकल होता है, इस तरह से फ़र्क है। हाँ दिस इज या ग्रोथ जो ग्रोथ है वो एनाटॉमिकल है, और जो डेवलपमेंट है वो फिजियोलॉजिकल बिहेवियर है। डेवलपमेंट में ये है कि the degree of organization, complexity और specialization in function is That's it. increased। मतलब कि एक चीज बन गई है, बस उसने थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होना है, या उसकी स्पेशलाइजेशन, उसका फंक्शन थोड़ा सा ज्यादा इम्प्रूव होगा। चलें, सही है, तो जो थैंक यू। डेवलपमेंट आई थिंक दैट्स फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल फिनोमेनन, हाँ और जो ग्रोथ है दैट्स physiological एनाटॉमिकल, यू हाँ हाँ इन साइज एंड नंबर। सही, ठीक, थैंक यू, आपने बल्कि अगले सवाल का भी जवाब दे दिया। अच्छा, आगे एक मेरा सवाल है डॉक्टर नूर के लिए। डॉक्टर नूर, आपके लिए सवाल ये है क्या? कि काइंडली टेल हाउ टू गेट डिस्टिंक्शन इन ऑर्थोडोंटिक्स। यार अच्छा, इसका क्या आंसर है? इसका आंसर यही पूरा मैं साल आपको पढ़ो। क्या तो बताती मुझे हूँ, ऑर्थो पसंद थी। बहुत ज्यादा पढ़े पूरा साल, बहुत ज्यादा पढ़े पूरा साल, हर टेस्ट में टॉप करें तो डेफिनेटली आपको डिस्टिंक्शन मिलेगी। डेफिनेटली। नहीं, इसमें एक और बात ये है लेकिन जन्नत, एक और बात फिर एंड पे कुछ और भी हो सकता है इसके बावजूद भी। इफ यू नो क्या हो व्हाट सकता आई है? मीन, जो हमारे साथ हुआ।
अच्छा मैं बताती हूँ इसमें क्या है यार। क्लिनिकल बहुत इम्पोर्टेंट है ऑर्थो के लिए। क्लिनिकल आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, बहुत अच्छा, अगर वाइवा में मार्क्स चाहिए तो। और बाकी रिटर्न के लिए तो यही है कि कुछ भी ना छोड़ो, ऑर्थो में कुछ ना छोड़ो। एक ऑर्थो सिर्फ ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैंने कुछ नहीं छोड़ा था, मैंने बाकी हर सब्जेक्ट में चीजें छोड़ी थी सिवाय ऑर्थो के। और इसकी और ऑर्थो में शायद ऑर्थो आगे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कॉन्सेप्ट जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे ना, आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। मतलब आप रट्टा लगा लेंगे फॉर द टाइम बिंग, लेकिन प्रॉफ की रात अगर आपने रट्टा लगाया हुआ ना तो आपको सब भूल जाएगा। और वो ठीक ठीक। पेपर में भी नहीं याद आएगा अगर बिल्कुल सिर्फ रट्टा आंधों की तरह लगाया हुआ है। चले मतलब मतलब यानी जैसे जब फार्माकोलॉजी में हमें कुछ समझ नहीं आता था तो हम रट्टा लगा देते थे तो काम चल जाता था, चल जाता लेकिन ये वो फार्माकोलॉजी वाला हिसाब नहीं है। इसमें आपको हाँ पढ़ना पड़ेगा समझ के। ठीक हो गया। सही अच्छा है। अगला सवाल, थैंक यू। अगला सवाल है हफीज अहमद का, डॉक्टर नूर काइंडली मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू डू सेफ। टू मतलब डू एक सेल्फ। डिमांड आ गई आपके लिए, सेफ पे एक वीडियो होनी चाहिए। ठीक है नोटेड अच्छा आई विल। अच्छा, ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जनक कैन यू कंपाइल दीज वाइवा क्वेश्चन एंड शेयर देम विद अस। अच्छा, आई विल सेंड देम टू फारूक। आई हैव देम इन माय नोट्स। ठीक है, ज्यादा नहीं है, ये सब कुछ 10-12 सवाल हैं। सो यस, आई विल गिव हिम द क्वेश्चन। तो ये वैसे एलएमपीसी के क्वेश्चंस हैं, तो आई यस हैव ही विल शेयर। 43 क्वेश्चंस, मैं वो भी भेज दूंगी। विल सेंड देम फरूक वो ऑल टू फारूक। बीडीएस वीडियोस वाले ग्रुप में अपलोड करके हाँ, उसका लिंक भेज देना इनको जो भी है। ठीक so हो there is a गया, group on Facebook, various videos. Join it, so you'll get all the questions. बेस्ट है। बाकी एक और मेरा सवाल था कि ये शुरू में पूछा था, ऑर्थोडोंटिक की डेफिनेशन क्या होती है, ये भी नहीं पता मुझे, तो ये बता दे। That is a branch of dentistry, art and science, ठीक है, of dentistry that deals with the alignment. आगे कंप्लीट करें। पता नहीं कुछ है, हम बाद में बता This दें। is a long definition. मैं आप लोगों को इसमें बताती तीन हूँ। चीजें हाँ, होती तो हैं, 3 चीजें होती हैं जिंक्स। फंक्शन, एस्थेटिक्स और स्ट्रक्चरल बैलेंस। थैंक यू। अच्छा मैं और आपको आज बाकी वही है alignment डॉक्टर वगैरह। अस्मा की डेफिनेशन हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, पर डोंट वरी। हाँ, सही हो गया। You have the notes. हाँ बेस्ट है, थैंक यू। कहते हैं पूरी मैं टीम का जो भी आज सारे के सारे आप लोग मौजूद थे। थैंक यू डॉक्टर नूर, थैंक यू डॉक्टर इंजर, एंड थैंक यू जन्नत, एंड थैंक यू डॉक्टर मारिया। आप सब ने मतलब इतना टाइम निकाला अपने कीमती वक्त में से, और मतलब हम जूनियर्स को और जिनकी ये पेपर होने वाले हैं, उन वाइबाज हैं जिनके हैं, तो उनके लिए आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए। थैंक्स लॉट फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग अस विद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हैविंग अ ग्रेट डिस्कशन। इंशाल्लाह फिर अब ये है कि अगला जो वाइवा जो भी है वो हमारे 2 टॉपिक्स रह गए हैं, एक सब्जेक्ट एक रह गए ब्रेक के हैं। बाद। हाँ, एक ब्रेक के बाद हम मिलेंगे 2-3 दिन के बाद। फिर शायद अगला जो होगा वो वाइवा सेशन शायद डेंटल फिलोसफर के पेज पे होगा, जो कि डॉक्टर नूरुल ऐन का है, और उस पे भी यही तकरीबन उम्मीद तो यही है, शायद यही टीम हो या फिर 1-2 नए बंदे आ जाए, हम देखें चेक करें क्या होता है। लेकिन ये है कि उधर फिर हम इंशाल्लाह प्रोस्तो डिस्कस कर लेंगे, और फिर उसके बाद दोबारा एक ब्रेक होगी, उसके बाद फिर दोबारा मेरे चैनल पे आके हम ऑपरेटिव एक दिन डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो चलते हैं फिर, ठीक है, खुदा हाफिज़, शुक्रिया बोलो। ठीक है। खुदा हाफिज़।